से शुरू कर लेते हैं। फेज रूल की डेफिनेशन है, इट इज अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम विद द कंपोनेंट एंड फेज ऑफ द इक्विलिब्रिया। बेसिकली जब आप लोग हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रिया की बात करते हो, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम में तो ये होता है कि दोनों फेज सेम होते हैं, तो आपको इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं होती। लेकिन हम लोग फेज रूल बेसिकली अप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि जब आप लोग काइनेटिकली किसी इक्वेशन को देखते हो, काइनेटिकली से मुराद उसके पूरे रेट ऑर्डर और रेट कांस्टेंट और वो सारी चीजें डिफाइन करते हो, उससे पहले आप लोगों को थ्योरेटिकली इक्वेशन को समझना जरूरी होता है। तो थ्योरेटिकल जो वे है इक्वेशन को समझने का, वो ये है कि आप सबसे पहले तो उसकी एक डायग्राम बनाना बहुत दूर की बात होती है, फेज डायग्राम। सबसे पहले तो उसका ये पता होना चाहिए कि उसके ऊपर नंबर ऑफ वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसे कहा जाता है, कि कितने चीजों को चेंज करने से ये मेरा रिएक्शन चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन मैंने लिख दिया और आप लोगों से मैं ये पूछना डायरेक्ट स्टार्ट कर दूं, भाई इसमें टेम्परेचर के चेंज करने से क्या फर्क पड़ेगा, आपको कोई डिफाइन नहीं की मैंने पोजीशन उसकी, कोई जो इक्विलिब्रिया वो डिफाइन नहीं किया। ना मैंने बताया कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ना मैंने बताया एक्सो है, या फॉर एग्जाम्पल उसके ना नंबर ऑफ मोल, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, कुछ नहीं बताया। तो आप लोग डायरेक्टली किसी चीज का क्या कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते अनटिल अनलेस मैं आप लोगों को फुली डिफाइन ना करूं कि ये सिस्टम है, इसके इतने डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। यानी कि इस सिस्टम को अगर आप मैं कह दूं कि इस सिस्टम फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है, उसके दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो इसका मतलब है कि कोई से दो फैक्टर होंगे, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में से कोई से दो फैक्टर होंगे जो उसको चेंज करेंगे। इसे कहते हैं थ्योरेटिकल वे। ये होता है थ्योरेटिकली वे से आप लोग पहले बता देते हो कि इतने इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो फिर आप लोगों को बहुत ज्यादा कंपोनेंट को या बहुत ज्यादा फैक्टर्स को उसके ऊपर अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि आप लिमिटेड फैक्टर्स अप्लाई करके देखते हो कि रिएक्शन के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। तो थ्रेट जो काइनेटिक्स हमने पढ़ी थी, काइनेटिक्स से पहले फेज रूल अप्लाई किया जाता है उस पूरे रिएक्शन के ऊपर, और फिर फेज रूल अप्लाई करने के बाद उसके बाद क्या किया जाता है कि देखा जाता है कि कितने जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे रिएक्शन सिस्टम पर, या हमारे जो हेट्रोजीनियस, ये वाला जो फेज रूल है ये हमेशा हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया पे लगेगा, कभी भी होमोजीनियस पे मुश्किल लगते हैं। क्योंकि इसको रखा ही इसलिए गया है कि कोई भी रिएक्टिव सिस्टम है उसमें जितने भी हाइड्रोजनस इक्विलिब्रिया है उनके ऊपर हमारे जो वेरिएबल्स है किस तरह से इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये वाला तो हो गया इंट्रोडक्शन क्या है जी फेज रूल का, कि फेज रूल हमें चाहिए किस लिए होते हैं और हम इसका यूज कहाँ पे करते हैं। तो हाइड्रोजनस इक्विलिब्रिया में इनको यूज किया जाता है, और मेन मकसद ये है कि हम लोग ये डिफाइन करते हैं काइनेटिक स्टडी करने से पहले कि कितने वेरिएबल्स हमारे रिएक्शन सिस्टम के ऊपर अप्लाई होंगे, जिनके चेंज होने से, जिनको वेरी वेरी करने से आप लोगों का रिएक्शन सिस्टम या उसका रेट या उसका ऑर्डर कुछ भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसके कंपोनेंट वो वेरिएबल्स डिफाइन किए जाते हैं कि आप लोग किस तरह से रिएक्शन को चेंज कर सकते हो। तो इट डील विद हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम मैंने लिखा हुआ है। जनरलाइजेशन एक ऐसी स्टेटमेंट है दैट डिस्क्राइब द इफेक्ट किसका, टेम्परेचर का, प्रेशर का, कंसंट्रेशन का, वॉल्यूम का, किसी भी चीज का जो इफेक्ट है वो डिफाइन करेगा किसी भी पॉलीफेज इक्विलिब्रिया पे। यानी एक ऐसा इक्विलिब्रिया जिसमें एक से ज्यादा फेज हो, या पॉली कंपोनेंट भी इसे कह सकते हैं, यानी जिनमें एक से ज्यादा कंपोनेंट हो। तो ऐसे तमाम रिएक्शन जिसमें एक ही चीज जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों गैस हैं, तो उसको तो डिफाइन करना आसान होता है, जैसे कि मैंने आपको इक्विलिब्रिया वाले चैप्टर में पढ़ा दिया। बट जब हाइड्रोजनस इक्विलिब्रिया आता है, दो या दो से ज्यादा फेज भी आ जाते हैं, मतलब उसमें ये भी होता है लिक्विड जो है वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो रही है, या एक समटाइम ऐसा होता है कि कंपोनेंट्स आ जाते हैं, तो फिर आपको क्या करना होता है, फिर आपको फेज रूल लगाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ये पीछे ही जो पिछला 2022 का है, उसी में सिर्फ उसने पूछा हुआ था कि वाटर जब इक्विलिब्रियम में होता है विद द फेज, वेपर फेज के साथ, लिक्विड वाटर जब वेपर फेज के साथ इक्विलिब्रियम में होता है तो उसका मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम बता दे। तो वो वाली चीजें फिर अभी मैं आपको सिखाती हूँ, लेकिन अभी आप फेज रूल को देख लें। इसका फेज रूल का क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ फिजिकल टू सी इजिकल टू कंपोनेंट होते हैं ये, और सी माइनस पी, पी इज द नंबर ऑफ फेज, और प्लस टू जो है ये एक रूल है, ये पूरे की पूरी मैथमेटिकल इक्वेशन से डिराइव किया हुआ है। तो आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये निकालना आना चाहिए। ठीक है, ये अभी चार पांच एग्जांपल करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। लेकिन उससे पहले कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है, फेज क्या होता है, इसकी पूरी की पूरी आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। इंट्रोडक्शन इसका मैं आगे स्लाइड में करती हूँ स्टेट। बस इस स्लाइड में तो कोई मसला नहीं है, आगे चले। सारा लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, अगर आपने कुछ लिखना हुआ ना तो रोक लीजिएगा, लेकिन लिख ले साथ साथ, जिस जिस बच्चे ने लिखना है ना वो लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। मैं कोशिश तो आज कर रही हूँ कि मैं स्लो बोलूँ। तो फेज है, सबसे पहले मैंने लिखा फेज क्या चीज होती है। फेज होते हैं, आप इसको ना एक तरीके से याद रख लो कि ये जो है ना ये फिजिकल
जिसे आप कह सकते हो कि ये किसी चीज की फिजिकल हालत है, मतलब आप लिक्विड, सॉलिड और गैस, ये तीन फेज है पूरी केमिस्ट्री में। एक वो जो आपकी चौथी स्टेट है ना, वो फेज मतलब बहुत मुश्किल से आती है ना, मेटास्टेबल स्टेट, वो तो वहां पे आ जाएगी। तो आप लोग तीन बातें याद रख लो कि ये किसी भी एक चीज की फिजिकल स्टेटमेंट है, फिजिकल स्टेट है। फिजिकल स्टेट यानी या तो वो लिक्विड हो सकती है, या लिक्विड सॉलिड हो सकता है, या गैस हो सकती है। तो किसी भी पूरे सिस्टम में होमोजीनियस पार्ट ऑफ द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेम कंपोजिशन। होमोजीनियस का मतलब ये है कि सारे के सारे एक जैसा होना चाहिए, यानी वेपर्स के अंदर लिक्विड फॉर्म नहीं होनी चाहिए, वेपर्स ही होने चाहिए, गैसियस फेज में होना चाहिए, और उसकी कंपोजिशन भी सेम हो। इट मीन कि अगर गैस के अंदर, फॉर एग्जाम्पल गैस मैं कह रही हूँ, और गैस के अंदर मैं वाटर वेपर्स के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के वेपर्स भी मिक्स कर दूं, तो अब आप क्या कहोगे कि इनका फेज, इनका जो फेज है चेंज हो गया है। तो दोनों एक ही फेज में, दोनों ही गैस फेज में, बट इनके दो कंपोनेंट हो गए हैं, एक है कार्बन डाइऑक्साइड और एक है वाटर। तो यहाँ पे बात क्लियर याद रखिएगा। नंबर वन में कह रही हूँ कि इनकी जो है फिजिकली डिस्टिंक्ट होने चाहिए एक दूसरे से, यानी या तो सॉलिड हो, या लिक्विड हो, या गैस हो। और दूसरी चीज ये हो कि ये अवेलेबल ओनली इन वन फिजिकल स्टेटमेंट, और दूसरी चीज ये कि इसकी कंपोजिशन भी सेम होनी चाहिए थ्रू आउट। ठीक है, ऐसा ना हो कि उसकी कंपोजिशन यहाँ पे है तो गैस ही, लेकिन कंपोजिशन के अंदर क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं, एक वाटर वेपर्स पड़े हुए हैं और साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस पड़ी हुई है। तो नहीं, वो एक फेज नहीं होगा। गैस के लिहाज से तो वो एक फेज हो जाएगा, बट कंपोजिशन के लिहाज से वो फेज नहीं होगा। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले तो आप फेज डिफाइन करोगे जो कि तीन होते हैं, और साथ उसकी कंपोजिशन भी देखोगे कि इस सारी फेज के अंदर सिर्फ इसी की कंपोजिशन है या कोई और कंपोनेंट भी इसके अंदर प्रेजेंट है। वैसे तो फार्मूले के अंदर ही वो चीज नलीफाई हो जाती है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर कंपोनेंट का फैक्टर आ जाता है। बट फेज की अगर आपसे कोई लैदा से डेफिनेशन पूछ ले कि क्या है, तो आप उसकी दो डेफिनेशन बताओगे। लेकिन अगर आप फेज रूल में देखोगे ना, तो जब आप लोग गैसियस फेज को डिफाइन कर देते हो ना, तो फिर क्या होता है, गैसियस फेज को डिफाइन करने के बाद कंपोनेंट का एक फैक्टर आता है, तो वो कंपोनेंट के अंदर आप लोग कंपोनेंट दो लिख दोगे, यानी कि एक कार्बन डाइऑक्साइड का कंपोनेंट है और एक वाटर का कंपोनेंट है। तो ये वाली चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही मैथमेटिकली इसको कर देता है सेपरेट। आगे लिखा हुआ है मैकेनिकली सेपरेबल दैट कैन बी सेपरेटेड आउट बाय एनी मैकेनिकल मीन। मतलब ये है कि आप लिक्विड को सॉलिड से मैकेनिकल मेथड से सेपरेट आउट कर सकते हो, सॉलिड से लिक्विड को। तो कोई भी एक ऐसी शायद जिसकी जो फिजिकली आपको अलहदा से नजर आ रही हो, या तो वो गैस फेज में हो, या वो लिक्विड में या सॉलिड में, जिनको आप मैकेनिकली सेपरेट आउट भी कर सकते हो, और इनकी जो है कंपोजिशन प्लस उनका जो पूरी स्टेट ऑफ मैटर है, वो पूरी की पूरी क्या होमोजीनियस हो, स्टेट ऑफ मैटर पूरी की पूरी होमोजीनियस हो उस पूरे फेज के अंदर, तो उसको एक फेज कहा जाता है। और इसका आसान तरीका यही है कि आप याद रख लो कि पूरी केमिस्ट्री में तीन ही फेज है। ठीक है, ये जो कम्प्लेक्स डायग्राम है ना, मैंने आपको नहीं वो पढ़ानी, वो हाई जो फिजिकल जिन्होंने कोर्स लिया होता है ना, वो पढ़ते हैं। तो उनमें मेटास्टेबल और वो सारी चीजें आ जाती हैं, तो वहां पे वो जाके फेज की वैल्यूज भी चेंज हो जाती हैं। ठीक है, वहां पे फेज लगते हैं। तो आप लोग सिंपल सिंपल फेज पे जाओ जहाँ पे जो मेन मेन पूछे जाते हैं, तो उसमें से सिर्फ यही चीजें हैं। तीन फेज होते हैं मोस्टली, आपकी जितनी भी इक्वेशन आएंगी वो मोस्टली ट्रिपल पॉइंट का ही पूछते हैं, लेकिन ट्रिपल पॉइंट के अलावा इन्होंने एक दफा मैंने एक देख ली थी, वो कार्बन डाइऑक्साइड की डायग्राम से भी पूछा हुआ था। तो ये वाली फेज डायग्राम, फेज रूल सारे के सारे उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको पता चल गया फेज क्या है, या तो कोई भी स्टेट ऑफ मैटर होगी, सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, गैस गैस हो सकती है। फिर है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट क्या होता है, कोई एक चीज पूरे सिस्टम के अंदर जो एक एक चीज प्रेजेंट है, आप उसको फिर डिफाइन करोगे। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब ये है कि यहाँ पे देखें, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है साल्ट प्लस वाटर, ये दोनों हेट्रोजीनियस चीज है, इक्विलिब्रियम इनका हेट्रोजीनियस स्टैब्लिश हो गया, एक सॉलिड है एक लिक्विड है। तो इसके कंपोनेंट क्या होंगे, कंपोनेंट होंगे दो, एक है साल्ट और प्लस दूसरा है वाटर। जब दोनों मिक्स हो जाएंगे तो फेज तो एक ही बनेगा। सोल्यूशन के अंदर लिक्विड फेज ही है, पानी के अंदर जब सॉलिड को मिक्स अप कर दोगे तो वो सोल्यूशन के अंदर इस तरह से डिसोसिएट हो जाएगा कि वो क्या करेगा, वो एक ही फेज देगा, यानी लिक्विड फेज। तो फेज तो एक रहा सोल्यूशन बनने के बाद, मैं सोल्यूशन फॉर्मेशन के बाद की बात कर रही हूँ। तो सोल्यूशन फॉर्मेशन के बाद आपका फेज तो एक रहेगा, बट कंपोनेंट उसके अंदर दो होंगे, यानी कि सॉलिड प्लस लिक्विड होगा। ठीक है, ये केमिकली इंटायरली डिफरेंट स्पीशीज होते हैं। वो फिजिकली इंटायरली डिफरेंट थी, यानी उनकी स्टेट ऑफ मैटर चेंज थी। यहाँ पे आप कहोगे कि केमिकली वो एक दूसरे से चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल साल्ट की कंपोजिशन, इनकी कंपोजिशन चेंज होगी पूरी की पूरी, यानी एक नई चीज हो जाएगी, दोनों लहदा लहदा जो चीजें होंगी, जितनी भी वो चीजें होंगी। मैं शुगर की बात कर लूँ, शुगर प्लस साल्ट की बात कर लूँ, साल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, कुछ भी। तो कोई भी ऐसा कोई भी ऐसा जो है पार्ट ऑफ द सिस्टम, उस सिस्टम के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं
जो जिसकी कंपोजिशन दूसरे से इंटायरली डिफरेंट है। आप कहोगे इसके इस सिस्टम में इतने ही कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप क्या करो, वाटर को हीट अप करना शुरू कर दो और उसको लिड से कवर कर दो, उसके बीकर को या जो भी फ्लास्क आपने ली हुई है, तो उसके अंदर दो चीजें मौजूद होंगी। एक तो होगा वाटर लिक्विड फॉर्म में मौजूद होगा, और दूसरा आपका जो वाटर है वो वेपर्स फेज में, वेपर्स की फॉर्म में मौजूद होगा। तो सबसे पहले तो आप कहोगे कि है तो पानी, ठीक है, पूरे का पूरा सिर्फ वाटर है उसके अंदर। तो आप कहोगे कंपोनेंट तो एक ही है, लेकिन इसके अंदर फेज दो है। एक है लिक्विड फेज जो कि नीचे फ्लास्क के अंदर लिक्विड फॉर्म में मौजूद है, और दूसरा गैसियस फेज में जो कि ऊपर वेपर्स बना रहा है। वो उसके दो फेज हैं और कंपोनेंट एक है। तो और अगर इसी फ्लास्क के अंदर मैं शुगर प्लस साल्ट ऐड कर दूं, दोनों चीजें, तो आप कहोगे कि कंपोनेंट अब तीन हो गए हैं। बट फेज इसके कितने हैं वो डिपेंड करता है सिचुएशन के, आपके दोनों चीजें मिक्स हैं या थोड़ी बहुत नीचे बैठी हुई हैं, तो फिर वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो कंपोनेंट, कंपोनेंट वो चीजें हैं जो केमिकली कंपोजिशन के लिहाज से दोनों इंटायरली डिफरेंट होती हैं। और इसके अलावा ये क्या होते हैं, इनको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, फेज को पी से किया जाता है, और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है। अब है डिग्री ऑफ फ्रीडम, इक्वेशन के अंदर था एफ इज इक्वल टू सी, कंपोनेंट की मैंने आपको डेफिनेशन समझा दी, पी फेज की भी समझा दी, माइनस पी प्लस टू, टू की तो कोई डेफिनेशन नहीं है लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम की बता देती हूँ। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम वो चीज है, जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, आपको एक इक्विलिब्रियम दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि इसका मुझे इक्वेशन की फॉर्म में भी, मोस्टली इक्वेशन की फॉर्म में बहुत मुश्किल होता है, आपको बस वो सिचुएशन बता दी जाती है कि इस और इस चीज के दरमियान इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करवा दिया हम लोगों ने, अब आप हमें इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बता दें। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली आपसे वो ये पूछना चाह रहा है कि ये बताओ कि इस इक्विलिब्रियम के ऊपर कितने वेरिएबल जो हैं वो इस सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। तो दिस इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, के जितने इस सिस्टम को वेरिएबल, कोई भी ऐसी चीज वेरिएबल जिसको आप चेंज करोगे तो हमारी जो सिस्टम की अंदर जो भी कंपोजिशन है, उसकी जो भी रेट कांस्टेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन है, कुछ भी वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफाइन कौन करता है, ये करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैं कहती हूँ कि कोई एक सिस्टम है और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम लेट्स सपोज 2 है, तो आप कहोगे मैम इसका मतलब है कि इसको दो फैक्टर्स ऐसे होंगे जो इसके रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकते हैं। आप सिर्फ थ्योरेटिकली बता सकते हो, आप ये नहीं बता सकते कि टेम्परेचर चेंज करेगा, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, आप बस ये बता सकते हो कि इतनी डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये है कि ये दो फैक्ट, कोई से दो फैक्टर हैं वो चेंज कर सकते हैं। अब वो कौन से दो फैक्टर है, वो काइनेटिक्स बताती है, ठीक है। काइनेटिक्स बताती है कि आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो फिर चेंज होगा, या फिर आप कंसंट्रेशन चेंज करोगे, वॉल्यूम चेंज करोगे, आइदर के आप प्रेशर चेंज करोगे तो चेंज होगा, ठीक है। लेकिन आपने सिर्फ ये बताना है कि इतने कंपोनेंट चेंज होंगे तो ही आपके रिएक्शन पर फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो चीज है जो बताती है कि कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं किसी भी रिएक्शन के, वो होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मेन चीज है किसी भी फेज रूल के अंदर जो आपको बतानी होती है। द नंबर ऑफ वेरिएबल दैट कैन इफेक्ट अ हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम, और इनमें कौन कौन से हो सकते हैं, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, कंसंट्रेशन हो सकता है, और इसको एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इन तीनों में से आपको कोई डेफिनेशन अभी भी समझ ना आई हो तो अभी पूछ लें, फिर मैं आपको तीन चार एग्जांपल देती हूँ, फिर आपने वो भी सॉल्व कर लिया। जी, नोट हो गया, नोट डाउन कर लिया सारे बच्चों ने, जितना मतलब कुछ बच्चे कर भी होते हैं, कर रहे होते हैं नोट डाउन। तो अगर उनसे हो गया तो फिर हम आगे चलते हैं, वरना अगर आपको है कोई क्वेश्चन तो वो मुझे बता दें। वो जो स्लाइड है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो रूल की डेफिनेशन है। रूल की डेफिनेशन क्या है, कहता है एक ऐसा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जिसमें आप क्या करते हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम का रिलेशन बताते हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, उसका रिलेशन बताते हो कि किसी सिस्टम के अंदर कितने कंपोनेंट्स और फेज अवेलेबल है, ठीक है। फेज यानी फेज भी मैंने बता दिया, वो भी करेंगे प्रैक्टिस। मैं अभी आप वो अगली ही, उससे अगली ही स्लाइड थी, लेकिन आपको सबसे पहले तो ये रूल आप अभी इसको दिमाग में बिठा लो, इसके आगे जितने भी हम लोग पढ़ने लगे हैं एग्जाम्पल, इसी रूल को अप्लाई करेंगे, और इसी रूल को अप्लाई करते हुए मैं आपसे दो चार एग्जाम्पल सॉल्व भी करवाऊंगी। तो फिलहाल के लिए आपने रूल की डेफिनेशन करनी है, और आपने इस हर चीज की, कंपोनेंट एक अलग चीज है, बहुत से बच्चे कंपोनेंट और फेज को मिक्स कर देते हैं, कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है मेरे पास लिक्विड, सॉलिड और गैस फेज में, तो मैं फेज नहीं कहती, मैं कहती गैस फॉर्म में, आप क्या करोगे, आप मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, कंपोनेंट तीन बता देंगे। तो कंपोनेंट एक ऐसी चीज है जिसकी केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जाए, मैंने तो नहीं कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कोई और चीज मौजूद है। तीनों फेज है, तीन ही फेज हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और तीनों फेज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है,
ठीक है। कंपोनेंट वो होती है जिसमें कंपोजिशन ही चेंज हो जाए। फेज वो होता है जिसमें स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो। ठीक है, तो दो अलग अलग चीजें हैं, इनको दोनों को मिक्स नहीं करना आप लोगों ने। आगे है यूनिवेरिएट सिस्टम। पहले मैं आपको एग्जांपल ही करा दूं तो बेहतर है। ये आ गई है इसके अंदर एग्जांपल। ये वाली डायग्राम आपको सही नजर आ रही है? ये छोड़ दें, ये इतना सा फार्मूला नजर आ रहा है ना आप सबको? आगे लिखे, लिखा है मैंने यूनिवेरिएट सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एक ही वेरिएबल हो, यानी वो पूरे का पूरा सिस्टम एक वेरिएबल के चेंज होने से चेंज हो जाए तो उसे कहा जाता है यूनिवेरिएट सिस्टम। यानी इसका मतलब मैं इसको दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकती हूँ ना, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम वन होगा। यानी ऐसा सिस्टम जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम वन हो, यानी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, किसी एक वेरिएबल के चेंज करने से वो पूरा सिस्टम चेंज हो जाए। द सिस्टम विच हैज ओनली वन डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट डिपेंड अपॉन ओनली वन वेरिएबल फैक्टर। और ये जो वेरिएबल फैक्टर है इसके चेंज होने से स्पेसिफिक ये जो वेरिएबल फैक्टर होगा, यानी जिसका आप वो जिक्र कर रहे हो कि किसी एक फैक्टर से चेंज होने से पूरे का पूरा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, वो चीज है यहाँ पे आपको यूनिवेरिएट सिस्टम में मिलेगी। कैसे कैलकुलेट करोगे? एग्जाम्पल दी हुई है कि आपके पास, मैं एग्जाम्पल यहाँ आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये एक डायग्राम है। इस तरह से डायग्राम आ जाती है, डायग्राम भी आ जाती है, बट ये डायग्राम देना बहुत मुश्किल होता है कि वो डायग्राम दे। वो आपको समझा देगा थ्योरेटिकली लिख के कि मैंने क्या किया। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि वाटर है और वाटर लिक्विड प्लस गैस फेज में अवेलेबल है, ठीक है। उन दोनों के दरमियान इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है। ये जो लाइन होती है ना, इसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये लाइन जो आपको नजर आ रही है, सबको नजर आ रही है? ये ब्लैक लाइन, इसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। यहाँ पे लिक्विड फेज है, पानी का लिक्विड फेज है, और यहाँ पे वाटर का गैस गैस फेज है। इन दोनों के दरमियान इक्विलिब्रियम की जो लाइन है वो ये ब्लैक डॉट लाइन है, इसे फेज डायग्राम कहते हैं। मैं कल पढ़ाऊंगी ये फेज डायग्राम क्या होती है। अभी फिलहाल आप लोग रूल पे फोकस करें, और रूल क्या होता है, रूल के जरिए आप कैसे निकालते हो। तो ये जो है ना आपकी इक्विलिब्रिया, आपको कहता है लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में है। तो मुझे पहले तो आप लोग ये कोई एक बच्चा बताए कि कंपोनेंट कितने हैं इसके अंदर। चैट पे बताना है, चैट में बता दे, वरना कोई भी बच्चा एक बता दे। दो कंपोनेंट हैं। अच्छा, मैंने कंपोनेंट पूछा है ना? हाँ जी, मैंने कंपोनेंट पूछा है। कंपोनेंट कितने हैं? फिर से मैं चैट खोल देती हूँ। एक है, एक है। देखो मैंने क्या कहा, मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि ध्यान से जरा देखो। मैंने कहा वाटर है, लिक्विड में भी वाटर है, गैस में भी वाटर है। तो मुझे ये बताओ कि कंपोनेंट कितने हैं? तो हाँ जी, एक है, बिल्कुल एक है। तो कंपोनेंट तो एक है, चाहे वो लिक्विड में है चाहे वो गैस में है तो वाटर ही। तो कंपोनेंट एक है। अब जरा आप लोग अपनी अपनी जो डायरी आपने पास रखी है उस पर फॉर्मूला लिखें, एफ फिजिकल टू सी माइनस पी प्लस टू। आपको मैंने कहा लिक्विड और गैस के दरमियान इक्विलिब्रिया एस्टैब्लिश है, और वो इक्विलिब्रिया ये ब्लैक लाइन है। और मैं ये कह रही हूँ कि कंपोनेंट एक है, दो फेज है, ठीक है। बिल्कुल। ये किसी ने तीन क्या कहा? तीन क्यों कहा किसी ने? ये कौन है? सादिया अब्दुल, तीन आप कह रहे हो? मैम सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों नहीं, जो बने मैं हुए हैं। देखो, मैंने अभी भी कहा, मैंने सिचुएशन पूरी समझा, मैंने पूरी डायग्राम की बात नहीं की। मैंने कहा सिर्फ लिक्विड और गैस है, इसके दरमियान इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है। ये देख रहे हैं, वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन, इन दोनों के दरमियान इक्विलिब्रियम है। वेपोराइजेशन का मतलब है कि लिक्विड वेपर बना के गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और गैस लिक्विड में कंडेंस हो रही है। मैंने सिर्फ इन दोनों के दरमियान इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश किया हुआ है, और आपसे कहा है कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ। द इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश बिटवीन द लिक्विड एंड द गैस फेज ऑफ वाटर। लिक्विड एंड गैस फेज ऑफ वाटर कंपोनेंट, कंपोनेंट वन फेज हो गए दो। अब आप लोग इनको वैल्यूज को पुट करो और मुझे सिर्फ आंसर बताओ कि आंसर क्या निकलता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ का आंसर क्या निकला बच्चों? वन आएगा। कैसे, मुझे बताएं, सब वन कह रहे हैं, कैसे? मैम कंपोनेंट एक है और फेज दो है, हम्म, तो वन माइनस टू माइनस वन हो जाएगा, और प्लस टू, बिल्कुल टू ठीक। में से फिर वन निकाल के वन बचेगा। बस आपको ये पता चल गया कि ये, तो ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम की एक मैंने एग्जांपल आपको सॉल्व करा दी। सॉरी, एक मिनट, ये देखें। अब आपने कहा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम आई है वन, तो इसका मतलब है कि इसका कोई एक वेरिएबल होगा जो इस पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है। मैंने कहा ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं जो इस सिस्टम को डिस्टर्ब कर पाएंगे। तो आपने कहा कि इसका आंसर आया वन, ठीक है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई भी ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी उसको क्या कहेंगे? यूनिवेरिएट सिस्टम। यानी ये किसी एक वेरिएबल के चेंज होने से सिस्टम का इक्विलिब्रियम चेंज करेगी।
जी मैम ठीक है, मतलब जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम एक होगी तो वो एक वेरिएबल कोई से वेरिएबल इफेक्ट होगी। नहीं। इसी तरह एक दूसरा सिस्टम है जिसका नाम होता है बायवेरिएट सिस्टम। बायवेरिएट सिस्टम में क्या होंगे, दो वेरिएबल्स होंगे। ये कैसे निकालोगे? अच्छा, निकालने का तरीकाकार तो मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके पहले आपको कुछ सिचुएशन भी समझ आनी चाहिए। एक, मैं इसी से पीछे वाली डायग्राम पे जाती हूँ और आपको मैं कहती हूँ, ये देखो। अब मैं आपसे कहती हूँ कि इक्विलिब्रियम कोई स्टैब्लिश नहीं है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वाटर अवेलेबल है, लिक्विड फेज अवेलेबल है, ना तो सॉलिड है ना गैस है, कुछ भी नहीं है। मैं कहती हूँ सिर्फ लिक्विड फेज में वाटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम बताएं। आप क्या करोगे इस पूरे इक्विलिब्रियम में, इस पूरे फेज में? आप कहोगे कंपोनेंट तो एक ही है क्योंकि वो वाटर है। नंबर दो, आप क्या कहोगे कि इसका फेज क्या है? एक, क्योंकि ये पूरे का पूरा क्या है, लिक्विड। मैं इस लाइन की बात नहीं कर रही, लाइन से ऊपर अंदर, पूरे अंदर की, सिर्फ पर्पल कलर की जो लाइन, आपको जो बॉक्स नजर आ रहा है। तो आप कहोगे कि कंपोनेंट तो एक है, जो वाटर की बात हो रही है। दूसरी बात आपने कहा कि फेज, फेज पूरे का पूरा लिक्विड है, मैंने इक्विलिब्रियम की बात नहीं की, तो इसका मतलब पूरी की पूरी लिक्विड की बात हो रही है। तो लिक्विड कंपोनेंट भी उसका एक हुआ, फेज भी एक हुआ, तो प्लस टू करो। अब जरा आंसर निकालो तो क्या निकलेगा? कंपोनेंट वन है, फेज भी आपके पास वन है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो, हाँ हाँ बताती हूँ, वो अभी आगे आने तो फिर बताती हूँ। ट्रिपल पॉइंट का टू आंसर आएगा। और टू ये आ जाएगा। होगा, इस सिस्टम को बाइवेरिएट सिस्टम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर टू डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है, मतलब कोई से दो वेरिएबल होंगे जो इस सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकेंगे। तो ऐसे तमाम जो टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रखते हैं सिस्टम इक्विलिब्रियम में, उनको कहा जाता है बाइवेरिएंट सिस्टम। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो वेरिएबल्स ऐसे होंगे जो आपके सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। ठीक है। अब आप, एक बच्चे ने मुझसे पूछा है कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। ठीक है, ये देखें, ये रहा ट्रिपल पॉइंट आपका। सबसे पहले, इससे पहले ना ये बात याद रख लें, अगर आपसे किसी ने पूछा कि एक ही फेज है, ये फेज लिक्विड, सिर्फ गैस या सिर्फ सॉलिड, तो तब जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी, अलग अलग तीनों को कैलकुलेट करके देख लो, वो टू ही आएगी। क्यों? कंपोनेंट एक है, फेज भी इनका क्या है, एक है। मैं सिर्फ अंदर वाले की बात कर रही हूँ, ब्लू, ये आपका जो है ब्राउन, और ये आपका पर्पल। ठीक है। अगर मैं इस लाइन की बात करूंगी ना, इस लाइन की, जिसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है बिटवीन टू डिफरेंट फेज, तब आप कहोगे कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम वन आता है। इस लाइन पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है उसको क्या कहा जाता है, वो वन आता है। क्यों वन आया था? उसमें कंपोनेंट दो, सॉरी फेज दो हो गए थे, कंपोनेंट तो एक ही है। फेज दो हो गए थे, इसलिए उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम वन आया है। यानी इस लाइन के ऊपर, इक्विलिब्रियम के ऊपर, अगर आप लोग वेरिएबल, एक वेरिएबल होगा जो चेंज होगा तो इसका सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर आप फेज की बात करते हो तो वहां पे दो वेरिएबल होंगे, और उन दो वेरिएबल्स के चेंज करने से आपकी पूरी स्टेट ऑफ मैटर पे, या स्टेट जो भी है, इसके ऊपर फर्क पड़ेगा। अब बात करते हैं ट्रिपल पॉइंट की। ट्रिपल पॉइंट एक वो पॉइंट होता है जिसमें डिफरेंट फेज, फेज मैक्सिमम कितने होते हैं, तीन, जिसमें डिफरेंट फेज आपके इक्विलिब्रियम के अंदर हो, उसको क्या कहा जाता है, ट्रिपल पॉइंट। ठीक है। यानी तीनों स्टेट ऑफ मैटर एक ऐसे पॉइंट पर जहां पर वो तीनों को एग्जिस्ट करें, उनको ट्रिपल पॉइंट कहा जाता है। वाटर के केस में ही ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड में भी एग्जिस्ट करता है, और भी चीजों में, गैसेस जो तीनों फॉर्म में अवेलेबल होती है उनमें भी एग्जिस्ट करता है, बट मशहूर तरीन जो है वो ट्रिपल पॉइंट सिर्फ और सिर्फ वाटर का ही है। तो वाटर का आपको ट्रिपल पॉइंट नजर आ रहा है, जिसमें सॉलिड यानी कि आइस, लिक्विड यानी कि आपका जो नॉर्मल फॉर्म में वाटर है, और गैस उसके वेपर फेज, ये तीनों इक्विलिब्रियम में होंगे, तो उस पॉइंट को आप लोग ट्रिपल पॉइंट कहते हो। अब यहाँ पे आपके पास कंपोनेंट बताओ कितने हैं। ये सारे जवाब अब आप दोगे। कंपोनेंट, यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट पे कंपोनेंट कितने हैं? तीन होंगे मैम। कंपोनेंट, सादिया, कंपोनेंट, कंपोनेंट एक है, तीनों ही पानी है, चाहे वो गैस फेज में है, चाहे वो लिक्विड में है, चाहे वो सॉलिड में है, तो क्या वो एक ही कंपोनेंट नहीं है? उनकी कंपोजिशन तो चेंज नहीं हुई। समझाइए आपको। जी मैम आइए। आगे, अच्छा, मतलब कि एक ही कंपोनेंट है। ठीक है। अब फेज, एक बच्ची ने तो जवाब भी दे दिया, फेज कितने हैं, फेज तीन है। क्यों? क्योंकि तीनों की फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर चेंज है, एक गैस में है, एक लिक्विड में है, एक सॉलिड में है। तो आप कहोगे कि वन कंपोनेंट सिस्टम है विथ थ्री डिफरेंट फेज है। ठीक है। तो अब बताओ, सी कंपोनेंट हो गया वन, पी फेज तीन हो गए। जरा इसका जवाब निकालो, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना निकलता है? दो, दो बच्चों ने जवाब दे दिया। नेक्स्ट, सारे बच्चे बताएंगे, फिर आगे चलेंगे। एक और बच्चे का जवाब आ गया।
सारे बच्चे कह रहे हैं मैम जीरो आएगा। जीरो जवाब आ गया, बिल्कुल डायरेक्टली। इसको तो और फिर क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाएगा कि आपका जो ट्रिपल पॉइंट पॉइंट होता है सिर्फ, ये बड़ा मशहूर सवाल है, ट्रिपल पॉइंट के ऊपर डिग्री ऑफ फ्रीडम बता दें। तो कुछ लोग ना उसको पता है किस सेंस में ले लेते हैं, ट्रिपल पॉइंट का मतलब ये है कि तीन कंपोनेंट होंगे, और ट्रिपल पॉइंट है ना, तो वो सारे ऐसा सोचना शुरू हो जाता है कि इसका मतलब है शायद तीन कंपोनेंट होंगे और फेज एक होगा। बट यहाँ पे सिचुएशन ही उलट होती है। अब अगर आप तीन कंपोनेंट और एक फेज डालोगे तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम बन जाएगी? वो तो 4+ बन जाती है, मेरे ख्याल 4 बनती है। लेकिन ट्रिपल पॉइंट है क्या असल में? असल में ट्रिपल पॉइंट वो है जिसमें थ्री डिफरेंट फेज ऑफ वन सब्सटेंस, किसी भी एक चीज के तीनों जो फेज होते हैं वो को एग्जिस्ट कर रहे हो इक्विलिब्रियम में, उसे कहा जाता है ट्रिपल पॉइंट। अगर डेफिनेशन ही याद हो ना, तो ये आप लोगों को सॉल्व करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो डेफिनेशन नहीं याद तो डायरेक्ट याद रखो, ट्रिपल पॉइंट है, इन पे तीन फेज होंगे, कंपोनेंट एक ही होगा, एक ही कंपोनेंट के तीन फेज होंगे, सी इज इक्वल टू वन, और पी आपके पास तीन है, 1 - 3 + 2। 1 में से 3 आप लोग जब माइनस कर लोगे तो -2 + 2 इज इक्वल टू 0, आंसर आ जाएगा 0। तो हाँ जी, अभी अभी बताती हूँ, इससे अगले पे आएंगे ना, पॉलीवेरिएंट पे आते हैं ना, वो भी बताती हूँ। तो मैं ट्रिपल पॉइंट की बात कर रही हूँ, इसका मतलब आंसर आ गया 0, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है, तो कोई भी वेरिएबल, कोई भी ऐसी चीज जिसको चेंज करोगे उस पे ट्रिपल पॉइंट पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मेरी वाटर की बात कर लेते हैं, वाटर का ट्रिपल पॉइंट लेट्स सपोज 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेट्स सपोज कह रही हूँ, इतना ज्यादा होता नहीं है। तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैं जब मैंने प्रेशर को कर दिया डबल, वॉल्यूम को हाफ कर दिया, या कुछ भी कोई भी सिचुएशन आपको दे देंगे, तो फिर आपसे पूछेगा आप बताओ ट्रिपल पॉइंट कहाँ बनेगा? तो ट्रिपल पॉइंट तो वो था जिसके ऊपर कोई वेरिएबल अफेक्ट कर भी ले, क्योंकि 0 आंसर है ना डिग्री ऑफ फ्रीडम का। तो ये तो पॉइंट ही वो है जिसके ऊपर कोई भी वेरिएबल चेंज कर भी दोगे तो उसके ऊपर इफेक्ट होना ही नहीं है। तो आप लोग प्रेशर चेंज कर लो, वॉल्यूम चेंज कर लो, कंसंट्रेशन चेंज कर लो, टेम्परेचर चेंज कर लो, कुछ भी चेंज कर लो, ट्रिपल पॉइंट चेंज नहीं होगा, वो अपनी पोजीशन पर ही रहेगा। उसके ऊपर जो भी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ टेम्परेचर आएगी, स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ प्रेशर आएगा, वॉल्यूम आएगा, जो भी आएगा वो एक कंडीशन पर एक जैसा ही आएगा और कांस्टेंट होगा। ठीक है, ठीक है, यानी 0 वेरिएबल है ना, जी मैम आप ठीक है। जो कुछ मर्जी चेंज कर लो, जितने भी वेरिएबल चेंज कर लोगे उसको ट्रिपल पॉइंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम में 0 आ रहा है तो क्यों फर्क पड़ेगा उसमें? ठीक है। अब चैट में एक बच्ची ने पूछा है, मैम डिग्री ऑफ फ्रीडम की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? ठीक है, अच्छा अगर तो ये भी अभी पता चल जाता है कितनी हो सकती है डिग्री ऑफ फ्रीडम की, ये अगली स्लाइड अभी आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों से मैं अगर अभी आपको कोई दो चार क्वेश्चन दूं तो वो सॉल्व कर लोगे क्विकली क्विकली? अगर समझ आई होगी तो जल्दी हो जाएगा काम, मेरा नहीं ख्याल कि इतना कोई मुश्किल काम था। हाँ, अब जरा इस पे गौर करो, तो मैं आपको देती हूँ कि आपके पास आयोडीन है और आयोडीन सब्लाइम हो गया है। क्वेश्चन है, आयोडीन है, आयोडीन सब्लाइम हो गई है। अच्छा क्रिटिकल पॉइंट क्या है वो भी बताते हैं, वो भी चले पहले वही बता देती हूँ। एक मिनट, ये ले, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ना, इसे क्या कह सकते हो आप लोग, जब ना सॉलिड फेस को ना, आपने वो नाम सुना हुआ है जिसे सुपर आइस कहा जाता है? यानी कि ये वो पॉइंट होता है जिसमें आइस को, यानी जो आइस बन चुकी है, आइस फॉर्मेशन हो चुकी है, इसको बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे चला जाता है। ये होती है आइस ही रहती है, लेकिन ये बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट चली जाती है, और ये बहुत सुपर क्रिटिकल, जिसे सुपर नहीं कहा जाता, सुपर आइस फॉर्मेशन, ये मोस्टली आता है कार्बन डाइऑक्साइड की डायग्राम में। इधर क्रिटिकल पॉइंट का जिसमें आप लोग बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं लिक्विड और सॉलिड में, वो कहता है डिस्टिंग्विश नहीं हो पाता, तो ये बहुत ज्यादा आइस फॉर्मेशन जो है ना सॉलिड वाली बन जाती है। तो इसलिए उसने उसको डिफरेंट डिफाइन किया हुआ है। ये क्रिटिकल पॉइंट जो है ना बेसिकली आप लोग पढ़ते हो ज्यादातर जो मॉलिक्यूलर इक्वेशन होती है ना उनमें पढ़ते हो, इसमें आपको इसकी टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट बहुत कम है कि आपसे कोई पूछ ले, ये हायर क्लासेस का काम होता है, ये मतलब हाँ, जब फिजिकल वाले अडॉप्ट कर लेते हैं ना, जब सिलेक्ट कर लेते हैं तब। तो पहला क्या मैं क्वेश्चन करने लगी थी, भूल गया, एक मिनट, हाँ हाँ, आयोडीन वाला। आयोडीन था, आयोडीन सब्लाइम हो गया है, और आयोडीन की सब्लिमेशन के अंदर मैं नहीं बता रही फेज और कंपोनेंट क्या है, आयोडीन सिर्फ सब्लाइम हो रहा है किसी बंद फ्लास्क के अंदर, किसी लिड वाली उससे कवर्ड है। ठीक है, अब आपके पास दोनों चीजें मौजूद हैं,
सबलाइन भी और दूसरे वाली भी। तो आप मुझे, आप लोग इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओगे और ये भी बताओगे ये यूनिवेरिएट सिस्टम है, बाइवेरिएंट है या पॉलीवेरिएंट है। पॉलीवेरिएंट तो भी मैंने पढ़ाया नहीं ना, वो भी वो ना बताना आपसे, ये है भी यूनिवेरिएंट और बाइवेरिएंट में से। तो आप में से कोई एक बच्चा बता दें, कर ले, सॉल्व कर ले। आयोडीन थी, सबलाइम हुई, बट लिड ऊपर से कवर्ड है, तो दोनों फॉर्म अवेलेबल है उसकी। तो दोनों फॉर्म अवेलेबल हो तो क्या उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बनती है। 3 बच्चों का आंसर आ चुका है और उनका बिल्कुल ठीक आंसर है। आगे एक दो बच्चा और जवाब दे, 11 बच्चे हैं, 4 5 तो बच्चे जवाब दे सकते हैं, 4 बच्चों का जवाब आ गया। ठीक है, अब मैं आगे जा सकती हूँ। ठीक है, 5 का जवाब आ गया। बिल्कुल, इसका मतलब आपको समझ आ गई है। ठीक है, मतलब मैं अगर आपको कोई भी इसका कुछ भी क्वेश्चन दे दूंगी इससे रिलेटेड, तो आपको जो ये फेज है, फेज रूल है, ठीक है, ये फेज रूल है। अभी रिड्यूस फेज रूल भी आपको पढ़ाती हूँ मैं। तो मैं आपको इससे कोई भी क्वेश्चन दूं, इसका मतलब मैं अब ये समझ सकती हूँ कि आपको ये जवाब निकालना आ जाएगा। ठीक है, तो कंपोनेंट सबसे पहले एंटर करने हैं, लेकिन कंपोनेंट, मैम इसमें फेज 2 कौन होंगे ना? हाँ जी, क्या कहा। इसमें कंपोनेंट 1 होगा और फेज 2 फेज काउंट टू, होंगे? जी बिल्कुल, कंपोनेंट एक ही है, फेज टू है। अल्फा जी ने कहा क्वेश्चन रिपीट कर दें। क्वेश्चन ये था कि आयोडीन सबलाइम कर गई है, ठीक है, लेकिन एक ऐसी फ्लास्क के अंदर सबलाइम करके गई है, सब्लिमेशन उसकी हुई है कि जिसके लिड से वो कवर्ड है। तो लिड के ऊपर तो सब्लिमेशन का मतलब ये होता है कि वो डायरेक्ट वेपर फेज में चेंज हो गई है। तो वो वेपर फेज में भी मौजूद है और सॉलिड फेज में भी मौजूद है, तो फेज उसके हैं दो, कंपोनेंट एक ही है, दोनों में आयोडीन है, चाहे वो वेपर फेज में है चाहे वो सॉलिड फेज में है। तो आप एक कंपोनेंट है, फेज दो है, डिग्री ऑफ फ्रीडम अब आप निकालें। अब देखिए इसमें तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें कंपोनेंट कितने हैं, फेज कितने हैं। पहले वाले बच्चों ने तो खुद ही जवाब दिया है, तो उनको तो वेरी गुड। और अभी जो मैंने रिपीट किया, अभी तो मैंने सब कुछ खुद ही बता दिया, लेकिन आपसे जब वो खुद पूछेगा, वो मोस्टली एक कार्बन डाइऑक्साइड वाला बड़ा मशहूर क्वेश्चन है, वो मैं आपको पेपर में दूंगी। और दूसरा ये एक आयोडीन वाला, और एक वेपर वाटर, जो वाटर की डायग्राम है, ये बहुत मशहूर है। इसके अलावा एक और आता है, वो भी मैं आपको रिड्यूस फेज रूल पढ़ाती हूँ अगली मीटिंग में, फिर आपको पता चल जाएगा। अब ये बच्ची मुझसे पूछ रही थी कि मैम क्वेश्चन रिपीट कर दें, अरफा ने पूछा। हाँ अरफा, अब आपको क्वेश्चन की भी समझ आ गई और जवाब भी निकाला है कि नहीं आपने, अरफा आप। हाँ जी, यस मैम, आ गई है समझ। और क्वेश्चन का आंसर क्या आया फिर, ये भी बताइए, यूनिवेरिएट है या बाइवेरिएट है। जल्दी करें, 1 मिनट रह गया, ये मीटिंग खत्म होने वाली है। मैम जब लिड लगा देते हैं ऊपर तो फिर वो लिक्विड में कंडेंस नहीं होने लग जाती चीज? वो आपने उसके बारे में पढ़ा तो हुआ है, वो सिर्फ सबलाइम करती है, यूनिवेरिएंट है, वेरी गुड, आगे समझो से। वो आपने पढ़ा हुआ है ना उसके बारे में, वो सबलाइम करती है सिर्फ। सबलाइम का मतलब ये है वो लिक्विड फेज में नहीं आती, वो कंडेंस भी नहीं होती, इसका मतलब वो कंडेंस भी नहीं होगी। जब वो चीज अच्छा सब्लिमेशन सही। करती है ना, उसके बाद वो कंडेंसेशन भी नहीं करती, वो डायरेक्टली फिर वो गैस फेज में ही कन्वर्ट होती है, सॉरी सॉलिड फेज में। फिर कंडेंसेशन वो वेपर फॉर्म में रहेगी या सॉलिड फॉर्म में? डायरेक्ट, सॉलिड में तो फिर नहीं आएगी। हाँ अगर तो वो कंडीशन, क्योंकि आपने ठंडा नहीं ना किया, मैंने तो कहा कि सिर्फ आपने लिड कवर्ड किया हुआ है, तो ठंडा नहीं किया, इसका मतलब कि यही हुआ ना कि वो सिर्फ और सिर्फ वो जो चेंज हो चुकी है वो चेंज हो जाएगी वेपर में, बाकी जो है वो सॉलिड फॉर्म में ही रहेगी। ठीक है, अच्छा मैं ठीक। आप नई स्टार्ट ठीक। करती हूँ, फिर आप वो ज्वाइन कर लीजिएगा। जो सिस्टम जीरो वेरिएबल वाला था ना, यानी जिसे मैंने ट्रिपल पॉइंट कहा था, उसको आप लोग समटाइम ना इनवेरिएंट भी सिस्टम कहा जाता है। इनवेरिएंट का मतलब है इस पे कोई कोई भी वेरिएबल इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसका नाम इनवेरिएंट या जीरो वेरिएबल। जीरो वेरिएंट तो बहुत ज्यादा मशहूर है, लेकिन इनवेरिएंट कभी कभी बोला जाता है उसको, यानी ये कोई भी वेरिएबल चेंज होगा तो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, जिसका आपने जीरो आंसर निकाला है। और लास्ट वाली जो सिस्टम है वो होता है पॉलीवेरिएंट। इस ऐसा सिस्टम जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 से भी क्रॉस कर जाए, यानी 2 से ज्यादा हो जाए, 3 4 5 6 कुछ भी, उसको पॉलीवेरिएंट सिस्टम कहा जाता है। एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 2 से ज्यादा वेरिएबल होंगे, और वो 2 से ज्यादा वेरिएबल उस इक्विलिब्रियम यानी कि हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम को क्या करेंगे, चेंज कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं। ये जो पॉलीवेरिएंट सिस्टम है ना, ये मैंने वैसे तो स्लाइड निकाल दी थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कुछ बच्चे पूछेंगे कि 2 से ज्यादा होगा तो क्या होगा। तो 3 और 4, एक बच्ची ने 4 वाली भी कोई एग्जांपल दी थी, मैं भी आपको उसकी भी एक एग्जांपल समझाती हूँ। तो कहती हैं कि जो 1 से 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स जब आ जाते हैं किसी सिस्टम में, और वो 2 से ज्यादा वेरिएबल, सॉरी मैं इसको 4 कह देती हूँ, पर ठीक है, 2 से ज्यादा है। तो ये जो ज्यादा वाली वेरिएबल है, जब ये किसी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं, तो उस सिस्टम को पॉलीवेरिएंट कहा जाता है, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत ज्यादा वेरिएबल है, आप कुछ भी चेंज करोगे तो क्या, जितने भी नंबर होंगे, वो उसकी क्या करेगी, हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देगी। एक एग्जांपल है, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस वाटर है, और ये दोनों के दोनों
लिक्विड फेज में अवेलेबल है, ठीक है, दोनों ही लिक्विड फेज में अवेलेबल है। चलिए ऐसे लेट्स सपोज कर लेते हैं मेरे पास 3 कंपोनेंट सिस्टम है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और नाइट्रोजन गैस है, और ये तीनों के तीनों आपके पास गैस फेज में अवेलेबल है, ठीक है, तीनों गैस फेज में अवेलेबल है। अब मैंने आपसे पहले जब आपको वो समझा रही थी ना, तब मैंने आपसे कहा था कि इक्वेशन के अंदर ही कंपोनेंट और फेज को डिफरेंट कर दिया हुआ है, तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि फेज तो एक है लेकिन क्या है उसकी कंपोजिशन चेंज है। तो कंपोजिशन के लिए उन्होंने कंपोनेंट को अलग से डिफाइन किया हुआ है, इसीलिए कंपोनेंट की जो वैल्यू है उसमें डाली हुई है। तो आप फेज एक रखें इसको, और कंपोनेंट 3 है, यानी कि नाइट्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और आपके पास वाटर वेपर्स, वाटर के जो वेपर है, वो तीनों आपके पास गैस फेज में अवेलेबल है। अब आप जरा इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर आएगा 4। 3 कंपोनेंट है, -1 ही फेज है, 3 में से एक निकालेंगे तो 2, 2 + 2 करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा 4, यानी ये हो गया पॉलीवेरिएंट सिस्टम। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर इसका आंसर 2 से ज्यादा आया है। तो ऐसा कोई भी सिस्टम जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम का आंसर 2 से ज्यादा आए उसको पॉलीवेरिएंट सिस्टम कहा जाता है, पहली बात। और दूसरी बात मैं क्या कह रही हूँ कि जब 2 से ज्यादा आंसर आ गया है, तो इस 4 आंसर आ गया है ना, तो 4 आंसर का मतलब ये है कि इसके 4 वेरिएबल्स होंगे जो इस सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकेंगे। यानी आपका कोई भी ऐसा वेरिएबल, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, वॉल्यूम और कंसंट्रेशन, ये चारों इकट्ठे भी हो सकते हैं, यानी 4 है ना, तो 4 कोई भी हो सकते हैं। तो वो 4 जो है वो क्या करेंगे, वो कहते हैं कि वो आप इसमें से कोई एक भी डिस्टर्ब करोगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा इक्विलिब्रियम। तो पॉलीवेरिएंट में ना बेसिकली होता क्या है, ये बहुत कम्प्लेक्स इक्वेशन होती है जिसमें एक से ज्यादा फैक्टर इफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन तो नहीं कहना चाहिए, इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करता है। यानी ये ऐसा सिस्टम होगा जिसमें बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि सिस्टम की कोई भी फैक्टर चेंज करोगे, कोई भी वेरिएबल चेंज करोगे, तो वो क्या होगा, वो सिस्टम का जो पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए मैं क्या ये फिर मैंने वैसे ही एग्जांपल LCS3 ये सारी चीजें पता क्या है, ये एक किसी एक ना, ये बेसिकली लेड की है डायग्राम, जो मुख्तलिफ फेज और मुख्तलिफ मेटाफेज में अवेलेबल होती है। लेकिन आप सिर्फ इसका नाम याद रख लो, आपको ये वाली चीज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप नेक्स्ट एग्जांपल देखोगे ना, 3-4 एग्जांपल, तो आपको पता चलेगा कि ये ज्यादा यूज नहीं होती। इसकी भी वजह है, इसकी वजह ये है, जरा मैं 1 मिनट, ये है रिड्यूस फेज रूल, ठीक है, इसको कहा जाता है रिड्यूस फेज रूल। ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जब आप लोग गैस फेज कोई ऐसा इक्विलिब्रियम, हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, आप कहते हो जब कोई भी दो चीजें जिनके दरमियान इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है वो दोनों डिफरेंट फेज में अवेलेबल हो। सॉलिड लिक्विड हो सकता है, लिक्विड गैस हो सकता है, गैस सॉलिड हो सकती है, कोई भी, ठीक है, कोई भी हो सकता है, बट वो होने हेटेरोजेनियस चाहिए। हेटेरोजेनियस का मतलब दोनों डिफरेंट फेज में अवेलेबल होनी चाहिए उनकी कंपोजिशन जो है। तो अब फर्क क्या है यहाँ पे, अगर आपके सिस्टम में गैस को टोटली इग्नोर कर दिया जाए, यानी उसका आपके सिस्टम से, आपके इक्वेशन से कोई रिलेशन नहीं है, ये जो रिड्यूस फेज रूल है ना, वैसे तो फेज रूल यूज किया जाता है, और आपने अगर वो बुक में कह रही हूँ, जो पेपर में आएंगे, अगर जब तक वो आपसे खुद नहीं कहेंगे कि आप लोग रिड्यूस फेज रूल लगाएं, आपने नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि जो बाकी जितने भी सिस्टम है ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, और कौन सा था, वाटर, और तीसरी जो मैंने आपको आयोडीन वाली एग्जांपल दी थी, उन सब में देखें गैस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो वो जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है गैस की वजह से, वो कहता है कि इसकी वजह से इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश है, तो आप लोगों को वो रूल जो है वो फेज रूल लगाना पड़ेगा। और आप लोग जितने भी पीछे वाले पेपर देखोगे ना, इन 3 फेज डायग्राम के अलावा आपको कोई नहीं मिलेगी। ये जो यूटेक्टिक मिक्सचर और यूटेक्टिक सिस्टम है, ये सारी की सारी मैं डेफिनेशन तो आपको इसकी कल समझा दूंगी, बट अभी तक मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि रिड्यूस फेज रूल तब लगाया जाता है जब आप लोग के पास मेटल्स, मोस्टली होता है मेटल, मेटल का जब सोल्यूशन बनाया जाता है, अलॉय फॉर्मेशन की जाती है, या मेटल्स को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, जिसको आप लोग मेटाफेज कहते हो, अल्फा बीटा गामा, उसकी कंपोजिशन चेंज, तो जब वो कंपोजिशन चेंज हो रही होती है, यानी वो वाला इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। दिस ये जो आपका रिड्यूस फेज रूल है ओनली वैलिड फॉर द सॉलिड एंड लिक्विड इक्विलिब्रियम, ठीक है, कोई भी गैस फेज इसमें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए जिसके बाद ये जो रूल लगेगा उसको रिड्यूस फेज रूल कर दिया जाता है, ठीक है। अनटिल अनलेस आपको खुद ना कहे, वो उस स्टेटमेंट दिया होता है, अगर रिड्यूस फेज रूल का ना हो तो वो बता देता है कि आपके पास सिस्टम के अंदर
ये देखो इस तरह की चीजें मिलना आपको शुरू हो जाएगी। यूटैक्टिक मिक्सचर होगा, यूटैक्टिक सिस्टम होगा, इस तरह की अगर चीजें आना शुरू हो जाए, यूटैक्टिक पॉइंट, तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे फेज रूल जो है ना वो वाला नहीं लगना, आपने रिड्यूस फेज रूल लगाना है। ठीक है, और रिड्यूस फेज रूल में पीछे वाला क्या था, एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू, लेकिन यहाँ पे क्या है, एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस वन, कंपोनेंट फेज वही चीजें हैं, बट प्लस टू की जगह आप लोगों ने प्लस वन लिखा हुआ है। ये आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिफाइन करेगी। ये जो मैं कह रही थी ना कि पॉलीवेरिएंट सिस्टम में नहीं वो वाला रूल काम करता, वो इसी वजह से कह रही थी, क्योंकि जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिए जाते हैं तो वो सिस्टम में उतने वेरिएबल होते भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 आ जाए तो इतने तो फैक्टर ही नहीं है कि वो उसको चेंज कर पाए। तो डिग्री ऑफ जो रिड्यूस फेज रूल है लगता है, वो मोस्टली लगता ही इस वजह से है कि वो डिग्री ऑफ फ्रीडम को थोड़ा सा कम करते हैं। और ये मोस्टली लगता है जब इक्विलिब्रियम के अंदर गैस कंपोनेंट अवेलेबल ना हो। गैस कंपोनेंट के अवेलेबल होने से एक फेज बढ़ जाता है, फेज पूरे का पूरा स्टेट ऑफ मैटर है ना, तो वो पूरे का पूरा बढ़ जाता है, जिससे डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। बट यहाँ पे देखा जाए तो क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो प्लस वन टू वाला रूल था उसको प्लस वन करके खुद ही मेटल्स के अंदर इसको क्या कर दिया जाता है, स्टैब्लिश कर दिया जाता है। इसके पीछे भी बड़ी कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा वो पूरी की पूरी सिचुएशन समझा रहा है जिसके अंदर बता रहा है कि यहाँ और यहाँ इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है, जो टैक्टिक सिस्टम जहाँ पे आ जाता है ना, वहां आप समझ लेके रिड्यूस फेज रूल लगाना जरूरी हो गया। तो ये जरा देखें, सबसे पहले आपको आपको नजर आ रहा है ए है, सॉलिड सोल्यूशन है, इस तरफ बी है, सॉलिड सोल्यूशन है, रॉड्स लॉ आप पढ़ोगे ना तो वहां पे भी ये चीजें अवेलेबल होती है, जिसका आप फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन या डिस्टिलेशन और जो भी चीजें हैं। तो अभी तो फिलहाल आपने दो सोल्यूशन है, ए सॉलिड का सोल्यूशन है, बी सॉलिड का सोल्यूशन है, और आपको ये भी पता है कि नीचे परसेंटेज लिखी होती है, जिसका मतलब ये है कि ए कम होता जा रहा है कंपोनेंट, एक ही सॉल्वेंट के अंदर दो डिफरेंट सोल्यूट अवेलेबल हों, और इधर उसकी मैक्सिमम कंपोजिशन हो, इधर उसकी मिनिमम जीरो जिसे कहा जाता है, और दूसरे कंपोनेंट की इधर मैक्सिमम और इधर मिनिमम हो। तो इस तरह का जो सिस्टम है, तो यहाँ पे वो कहता है कि क्या होगा, और यहाँ पे क्या है, होमोजीनियस लिक्विड मेल्ट हो चुका है दोनों पे। इस सोल्यूशन का भी दोनों कंपोनेंट है वो सोल्यूशन बना के एक ही फेज यानी लिक्विड में चले गए हैं, और जब वो लिक्विड में चले गए हैं तो वो होमोजीनियस हो चुके हैं। अब आप उसको कंपोनेंट्स डिफरेंट तो कह सकते हो, कंपोनेंट तो तीन होंगे लेकिन उसका फेज क्या होगा, एक ही, क्योंकि लिक्विड में चला गया सारे का सारा लिक्विड में। तो अब अगर आपसे मैं ये पूछूं कि मुझे बताओ कि इस लिक्विड रेड कलर का ये जो डिब्बा नजर आ रहा है आपको, तो आप कहोगे कि मैम इसमें कंपोनेंट कितने हैं, तीन, थ्री कंपोनेंट है, सी माइनस पी, फेज कितना है, एक ही फेज है, लिक्विड फेज है, तीनों चीजें मेल्ट होके सोल्यूशन फॉर्मेशन बना के सारी की सारी लिक्विड में मौजूद है। तो सी यानी कि कंपोनेंट तीन हो गए, फेज इसका कितना है, एक, तीन में से एक निकालोगे तो दो, और प्लस टू करोगे, प्लस टू नहीं अब करोगे, अब कौन सा रिड्यूस फेज, इसीलिए रिड्यूस फेज रूल लगाया जाता है। तो आप लोगों को करोगे प्लस वन, तो टू, टू आया था, थ्री आया था, टू, टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री। ठीक है, तो इसका इसका मतलब ये है कि इस सिस्टम में इस जगह पे, इस दोनों कर्व से ऊपर जहां पे वो लिक्विड मेल्ट होके पड़ा है, उसके ऊपर तीन वेरिएबल्स हैं, जो अगर किसी एक को भी चेंज करोगे तो ये पूरे का पूरा इक्विलिब्रियम जो डिस्टर्ब हो जाएगा। मैम इसकी कैलकुलेशन दोबारा बता दें, कंपोनेंट्स कितने और फेज कितने काउंट करने हैं? अच्छा जी, कंपोनेंट कितने हैं, एक ए सॉलिड है, एक बी सॉलिड है, और वो दोनों एक ही सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व है। ठीक है, तो ठीक है, चलो लेट्स सपोज कर लेते हैं कि वो वाटर ही है, वाटर के अंदर एक तो तीन कंपोनेंट्स हो जाएंगे। तीन कंपोनेंट्स हो जाएंगे, फेज क्या हो जाएगा, एक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे लिक्विड में चेंज हो चुका है। तो थ्री कंपोनेंट माइनस फेज वन, थ्री माइनस वन करोगे तो आ जाएगा टू, टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री हो जाएगा। तो यानी कि टोटल थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तीन वेरिएबल ऐसे हैं जो इसको जिनको चेंज करने से आपका क्या होगा कि कोई भी चीज जो है ये इसका जो हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम है वो क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अब अगर सिर्फ मैं इस लाइन की बात करूंगी जिसमें इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है, यानी कि एक सॉलिड चीज है, सिर्फ इधर सॉलिड है, इसके नीचे ना बी सॉलिड है, इसके नीचे ए सॉलिड है, लेट्स सपोज कर लेते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि इधर बी के साथ ये चीज इक्विलिब्रियम में है, तो आप कहोगे कि यहाँ पे दो कंपोनेंट हो गए, एक तो बी है, सॉरी कंपोनेंट तो तीन ही है, ठीक है, कंपोनेंट इसके अंदर जितने भी है, एक बी इसके अंदर भी तो है ना, तो तीन ही कंपोनेंट है, लेकिन यहाँ पे फेज भी दो हो जाएंगे। ठीक है, एक ये फेज है, लिक्विड फेज है, एक इधर सॉलिड फेज बी है। करो जरा, मैं कह रही हूँ कि ये जो लाइन आपको ब्लू नजर आ रही है,
इधर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है दोनों के दरमियान। तो आप कहोगे मैम पहली बात तो कंपोनेंट कितने हैं, 3। क्यों इस लाइन पे क्यों 3 है, क्योंकि यहाँ देखो लिक्विड के अंदर क्या 3 चीजें अवेलेबल है, एक है वो वाटर, एक है आपके पास बी, सॉलिड बी, और एक है सॉलिड ए। इस लाइन पे बात देखो, सॉलिड बी ही है यहाँ पे भी, तो सॉलिड बी तो इसमें भी है, ठीक है। तो कंपोनेंट 3 ही रहेंगे। अगर इसको मैंने सोल्यूशन कहा हुआ है ना, तो सोल्यूशन के अंदर भी क्या चीज है, ए बी और वाटर, और इधर भी ए बी और वाटर, कंपोनेंट 3 ही है, पूरे के पूरी डायग्राम में कंपोनेंट 3 ही है। सिर्फ फेज का फर्क पड़ेगा, यहाँ पे जो फेज था वो एक थी, यहाँ पे फेज कितने हैं, यहाँ पे 2 फेज है, एक है लिक्विड फेज और दूसरा सॉलिड बी भी मौजूद है, क्योंकि सॉलिड बी यहाँ पे 100% अभी डिजोल्व होना शुरू हुआ है, तो यहाँ पे बी 100% है, ना भी होता तो बी मौजूद है सॉलिड फॉर्म में। तो आप जरा लगाओ, कंपोनेंट हो गए 3, फेज हो गए कितने लगाओ, 2। 2। 3 - 2 कितने होंगे, 1। 1 1 प्लस 1 1 2। + 1 = 2। तो यानी कि इसका मतलब यह है कि ये जो यूटेक्टिक पॉइंट इसे कहा जाता है, तो ये जो यूटेक्टिक पॉइंट तो ये है ना, इसको यूटेक्टिक लाइंस भी कहा जाता है। अभी मैं लाइंस के बारे में भी आपको बताऊंगी, वो शायद जब फेज डायग्राम समझाऊंगी ना तब आप। तो आंसर 2 आया, अरफा ने जवाब दिया है, बिल्कुल ठीक जवाब है। 2 का मतलब ये है कि ये इसको अब आप लोग ना बाइवेरिएंट सिस्टम कह सकते हैं, जिसमें 2 वेरिएबल के चेंज होने से आप लोगों की जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। ए पे भी, इस लाइन पे भी यही होगा, इसको इनको कर्व्स कहा जाता है, इनको कहा जाता है कर्व्स भी कहा जाता है, लाइंस भी कहा जाता है। इस ये जो एक पॉइंट है, जिस तरह वहां पे ट्रिपल पॉइंट था ना, ठीक है, यहाँ पे जो टेक्निक पॉइंट होता है, इससे नीचे देखो दोनों सॉलिड फॉर्म में मौजूद है, लिक्विड 0 है। अब जरा करो इसको, कंपोनेंट है 2, फेज एक ही है क्योंकि दोनों सॉलिड है। तो यहाँ पे भी 2 आएगा आंसर। एक मिनट, हाँ मैम इसमें सॉल्वेंट नहीं काउंट करेंगे? इधर इससे नीचे देखो, जो टेक्टिक पॉइंट से नीचे इधर देखो जरा, जी मैम। यहाँ पे इधर तो यूटेक्टिक पॉइंट के ऊपर तो सॉल्वेंट होगा काउंट, ठीक है, यहाँ पे सॉल्वेंट होगा, लेकिन इससे नीचे देखोगे ना, जहाँ पे ये मैं यूटेक्टिक मिक्सचर की बात हो रही है, इसकी डेफिनेशन कल आपको समझाऊंगी ना, आपको पता चल जाएगा, वहां पे नहीं काउंट होगा, ठीक है, ये जो नीचे वाला है यहाँ पे नहीं, लेकिन मैम नहीं समझ आई, नीचे नहीं काउंट होगा? नीचे नहीं काउंट होगा, लेकिन ये जो पॉइंट है यहाँ पे काउंट होगा। यूटेक्टिक जो पॉइंट है इसे कहा जाता है, ये ट्रिपल पॉइंट की तरह होता है, जिसमें तीनों जो जितने भी वो तीनों फेज अवेलेबल होंगे। यहाँ पे फेज भी 3 है, कंपोनेंट भी 3 है, 3 ही फेज है, 3 ही कंपोनेंट है, 3 में से 3 निकाल दोगे तो सिर्फ 1 जवाब आएगा। जो नीचे है ना, नीचे वाली लाइन ये वाली, इसको जरा देखो, यहाँ पे कंपोनेंट कितने होंगे, 3 ही होंगे, लेकिन फेज कितने होंगे, 1 2 3, हाँ 3 ही फेज होंगे। फेज 3 होंगे कि 2 होंगे, फेज 2। मैम ये वाला पॉइंट नहीं समझ आ रहा, मिक्स हो रहा है थोड़ा। इस पॉइंट के ऊपर मुझे बताओ फेज कितने होंगे यूटेक्टिव पॉइंट पे, फेज होंगे 3 फेज होंगे, कैसे 3 होंगे, गैस तो है ही नहीं। सोल्यूशन है और सॉलिड है तो 2 काउंट 2 होंगे। फेज होंगे, फेज तो 2 ही होंगे, गैस तो है ही नहीं। वो तो ये थी ना कि आपकी कोई डिस्टिंक्ट जो है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर मौजूद हो, तो फेज आपके पास 2 ही हैं, यानी एक लिक्विड फेज है और एक आपके पास सॉलिड फेज है, और कंपोनेंट आपके पास 3 है, 3 - 2 + 1। तो अब आंसर निकलेगा 2, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 2 आएगा। ये है यूटेक्टिक पॉइंट का, लेकिन मैं सिर्फ इसकी बात कर रही थी, यूटेक इसको कहा जाता है यूटेक्टिक मिक्सचर, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आपको कल वाले जो अगली मीटिंग होगी ना उसमें बताऊंगी। अभी ये देखें यूटेक्टिक मिक्सचर में क्या होता है, यहाँ पे दोनों ही सॉलिड है, यानी लिक्विड नहीं है। अभी आप ये समझ लो कि लिक्विड सोल्यूशन अवेलेबल है ही नहीं, ठीक है, तो इसको यूटेक्टिक मिक्सचर कहा जाता है। इसके अंदर कंपोजिशन इसकी क्या है कि दोनों ही सॉलिड है, फेज हो गए 2 आपके पास, कंपोनेंट भी 2 है। फेज कितने होंगे, एक होगा, मैंने 2 कह दिया, 2 नहीं, सॉलिड है ना दोनों, कंपोनेंट 2 है, फेज एक ही है, 2 - 1 1, 1 + 1 = 2। यहाँ भी 2 है डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ भी 2 है,
यहाँ कितना आया था, और यहाँ, इन दोनों का आप लोगों ने अपनी बुक में लिख लिया होगा मेरा ख्याल है। 3 आया था मैम। एक का 3 आया था और एक का एक फिर से 2 आया था। जी मैम। ठीक है, तो अब आपको ये आ गया रिड्यूस फेज। अगर आप लोगों को उस पूरे सिस्टम के अंदर कहीं भी यूटेक्टिक का नजर आए, या आपको उन्होंने खुद ही सिचुएशन के अंदर बैक फेज को इग्नोर करने का कहा हो, तो फिर आप लोगों ने रिड्यूस फेज रूल लगाना है। वरना ये रूल बहुत कम है कि ये क्वेश्चन आए रिड्यूस फेज रूल वाला। हमेशा जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट फेज रूल वाला आता है, क्योंकि ये फिजिकल का बेसिक मॉड्यूल है ना। तो ये आप लोगों से बहुत ज्यादा इसकी जो है ना डिटेल नहीं पूछी जाएगी। तो फेज रूल का नाम लेगा या यूटेक्टिक मिक्सचर का नाम लेगा, फिर आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन और इसके रूल के ऊपर जाना है। बट सॉलिड प्लस उसका सोल्यूशन का मतलब ये है कि ये देखो ना, ए एक सॉलिड फॉर्म में मौजूद है, यहाँ पे 100% ए है। इसका मतलब है जो सोल्यूशन है उसके अंदर सोल्यूशन में लिक्विड प्लस सॉलिड है, वो बी का भी तो है। ये देखो, बी की कंपोजिशन इस तरफ जीरो होती जा रही है, यहाँ पे जीरो होगी मैक्सिमम। लेकिन उससे पीछे देखो, यहाँ पे 90, 98, 99, 80, 40 कुछ तो होगी। तो सोल्यूशन के अंदर लिक्विड प्लस वो वाला बी सॉलिड मौजूद होगा। लेकिन बाद में आप लोग ए सॉलिड भी डाल देते हो, तो ए सॉलिड का मतलब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता वो भी सोल्यूशन फॉर्मेशन करवाता जा रहा है। यहाँ पे ए बिल्कुल जीरो है, बट इससे पीछे ए की वैल्यू मैक्सिमम होती जा रही है। ठीक है, यहाँ पे बी की वैल्यू जीरो है और यहाँ पे बी की वैल्यू मैक्सिमम होती जा रही है। तो सोल्यूशन के अंदर बेसिकली ए कंपोनेंट भी मौजूद है, बी भी मौजूद है, प्लस वो सॉल्वेंट भी मौजूद है। बट उनकी कंपोजिशन अगर आपको इस पॉइंट्स पे कहा जाए तो पॉइंट के ऊपर जाके खत्म हो जाती है, लेकिन उसके अंदर अंदर वैल्यूज उसकी है। चाहे 99 और 1 की है, लेकिन है उसका पार्टिकल। ठीक है, अब जरा इससे पीछे वाली डायग्राम पे देखते हैं। ये एक आपकी स्लाइड मेरा ख्याल रह गई थी। हाँ जी, यही रह गई थी। एक बच्ची ने जो पीछे क्वेश्चन पूछा था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स। ये मैंने लिखा हुआ है, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट ही आता है कि आपके पास वन कंपोनेंट सिस्टम है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो सकती है। ठीक है, या टू कंपोनेंट है, थ्री कंपोनेंट, कुछ भी आपसे पूछ सकता है, जितने भी कंपोनेंट। मैं दो कंपोनेंट का यहाँ तक आपको बताती हूँ, समझाती हूँ, फिर आपसे मैं तीन कंपोनेंट वाले का खुद ही पूछ लूंगी, वो आपसे करवाऊंगी। तो पहले बात करते हैं वन कंपोनेंट की। वन कंपोनेंट के लिए ये दोबारा से अपने पुराने वाले फेज रूल पे जाते हैं, रिड्यूस वाले को छोड़ते हैं अभी। रूल था एफ इजिकल टू सी माइनस पी प्लस टू। कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कब आएगी, जब आप इस जो ये जो पी माइनस हो रहा है इसकी वैल्यू कम से कम लगाओगे। एट लीस्ट वैल्यू ऑफ द फेज जो है वो गिव राइज करती है आपके पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम की। क्यों? टू तो चेंज नहीं होने से रहा। यहाँ पे आपने खुद ही डिफाइन कर दिया है कंपोनेंट एक। कंपोनेंट एक है, मैं इसमें से 1 - 3 कर डालू, पी की वैल्यू 3 ले लूं, फेज मैक्सिमम 3 ही हो सकते हैं ना। अगर 1 - 3 कर दूंगे आंसर आ जाएगा -2, -2 + 2 = 0। अगर मैं इसी पी की वैल्यू 2 कर दूं, अब पहले का जवाब आया 0, दूसरे में फेज की वैल्यू कर दूं 2, तो अब अगर मैं 2 कर दिया है तो कंपोनेंट है 1, 1 - 2 = -1, -1 + 2 +1। अब आंसर आया 1। इसका मतलब है पी की वैल्यू अगर कम करती जाऊं, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू बढ़ती जाती है, क्योंकि क्योंकि ये माइनस हो रहा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का फैक्टर अप्लाई हो रहा है। तो जितनी कम पी की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू आएगी। मैं फिर रिपीट करती हूँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम की मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब फेज की वैल्यू मिनिमम होगी। क्यों? क्योंकि फेज का जो फैक्टर है वो कंपोनेंट में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और आपने कंपोनेंट को कांस्टेंट कर दिया है। आपने खुद ही कह दिया है कि वन कंपोनेंट में बताओ, टू कंपोनेंट में बताओ, या थ्री कंपोनेंट में बताओ। आप कंपोनेंट को क्या कर रहे हो? डिफाइन कर रहे हो, आप उसको कांस्टेंट कर रहे हो। आप सी को वैल्यू को डिफाइन कर दिया, टू तो पहले ही कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ फेज बच जाता है पीछे। तो जितनी उसकी कम वैल्यू होगी, आंसर डिग्री ऑफ फ्रीडम का उतना ज्यादा आएगा। मैंने एग्जांपल दे के समझाया। अगर मैं फेज की वैल्यू यहाँ पे 3 रख दूं, तो ये तो वन है, वन कंपोनेंट सिस्टम की बात हो रही है, तो 1 - 3 + 2, ये जवाब आएगा 0। अगर मैं फेज की वैल्यू 1 कर दूं, ठीक है, तो ये नीचे लिखा हुआ है, पी की वैल्यू अगर मैं 1 कर देती हूँ, सबसे मिनिमम फेज कौन सा हो सकता है कि एक फेज तो अवेलेबल होगा। मैं कह दूं 0 फेज है, 0 फेज पॉसिबल है? 0 फेज पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी चीज की बात कर नो रहे, मैम, नहीं पॉसिबल। पॉसिबल नहीं है ना। 0 फेज तो तब होगा जब आप कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करवा रहे, इसका मतलब कंपोनेंट भी फिर 0 होगा। फेज 1 मिनिमम
और मैक्सिमम, मतलब आप कुछ भी कर लो फेज, फिर भी उसकी वैल्यू वन जरूर आएगी। आप किसी गैस की बात कर रहे हो, इसका मतलब उसका फेज वन है। लिक्विड की बात कर रहे हो, उसका फेज वन है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फेज सिर्फ और सिर्फ वन हो सकती है, जीरो नहीं हो सकती। ये भी बच्चे गलती करते हैं कि जीरो लगा देते हैं। जीरो तो हो ही नहीं सकती। जीरो का मतलब क्या है कि वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, ना लिक्विड स्टेट में, ना सॉलिड में, ना गैस में है, तो फिर वो फेज है ही नहीं, तो कंपोनेंट कहाँ से आ गया? जब वो स्टेट ऑफ मैटर में अवेलेबल ही नहीं है, तो आप कहाँ से उसका कंपोनेंट ले आओगे? ठीक है। तो थ्री, जो पी की वैल्यू है वो मिनिमम वन हो सकती है, तो वन लगाओ। सबसे कम वैल्यू मिनिमम वैल्यू ऑफ पी गिव राइज करेगी आपकी मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम को। तो आप जब वन करते हो तो वन में से वन निकालोगे तो जीरो, यहाँ पे जीरो प्लस टू करोगे तो आंसर टू आपके पास आ जाएगा। यहाँ तक बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन है अभी इसमें? वन कंपोनेंट सिस्टम, अभी मैं टू कंपोनेंट भी कराती हूँ, फिर आपसे बाकी करवाऊंगी। ये वन कंपोनेंट सिस्टम समझ आ गया? जी जी मैम। ठीक है। तो ये देखो मैंने लिखा एंड पी हैज थ्री डिफरेंट वैल्यू बट फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ द पी शुड बी टेकन। फेज की मैक्सिमम वैल्यू थ्री है, जो बेसिक स्टेट ऑफ मैटर है ना वो थ्री है, जो आप मोस्टली रूल में अप्लाई करते हो। लेकिन मैंने अभी आपको बताया ना वो डिड्यूस फेज रूल भी होता है और वो सारी चीजें भी होती हैं, तो उससे भी चार भी हो जाते हैं फेज। मेटास्टेबल, स्टेट और स्टेबल, वो सारी चीजें आपने नहीं करनी। अभी आप सिर्फ ये देखो, पी की मैक्सिमम वैल्यू आपके लिहाज से तीन हो सकती है, लेकिन अगर तीन लगाते थे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो हो जाती थी। दो लगाते थे तो उसका आंसर तकरीबन वन आ जाता था। और जब उसकी मिनिमम वैल्यू फेज की जो होती है जो कि वन है, जब वो लगाया तो तब आंसर निकला टू। तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम। ये डिफाइन करना बहुत जरूरी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम। लेकिन अगर इधर आ जाओ, जब टू कंपोनेंट सिस्टम होगा, अब आप सी को डिफाइन कर रहे हो कि ये टू ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो इसका मतलब आप पी की, आपको पीछे वाली सिचुएशन से ये तो पता चल गया कि पी की वैल्यू जितनी मिनिमम होगी वो एफ उतना ही ज्यादा आएगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है वन। अब आप लगाओ, ये हो गया टू। मैंने कहीं नहीं सॉल्व किया, चलो इसको लगा दो टू माइनस, क्योंकि आपने टू कंपोनेंट की बात कर रहे हो ना, कोई भी टू कंपोनेंट सिस्टम है उसके अंदर मिनिमम वैल्यू ऑफ फेज हो सकती है वन। टू माइनस वन कितना होता है? वन। वन प्लस टू करोगे तो आंसर आ जाएगा थ्री। क्या ये चीज सही लिखी है मैंने? ये यहाँ पे कैलकुलेशन जो हुई है, टू कंपोनेंट सिस्टम है आपके पास, आपने सी की वैल्यू वेल डिफाइन कर दी, आप नहीं चेंज कर सकते इससे। आप इस टू को नहीं चेंज कर सकते, सिर्फ फेज को चेंज कर सकते हो। और फेज के बारे में आपने खुद ही पीछे कह दिया, जितनी कम फेज की वैल्यू होगी फ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो उतना ज्यादा आएगा। तो अगर मैं फेज की वैल्यू मिनिमम भी लेती हूँ तो जीरो नहीं ले सकती। जीरो लेने का मतलब यह है कि आप स्टेट ऑफ मैटर को एग्जिस्ट नहीं करवा रहे। और अगर स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट नहीं कर रही तो कोई भी चीज दुनिया की जो है वो कंपोनेंट फाइंड या कंपोनेंट डिफाइन नहीं की जा सकती। तो फेज की जो मिनिमम वैल्यू है वो है वन। इसका भी टू है, इसका भी टू है। जरा इसको आंसर कैलकुलेट करोगे तो आंसर क्या आएगा? थ्री आएगा। क्या आपको ये बात समझ आई है? क्या आपको ये बात समझ आई है? यस मैम, समझ आ गई जी है। मैम समझ आ गई। आ गई, शुक्र है। चले ठीक है। अब फिर आपको ये पता चला कि टू कंपोनेंट सिस्टम में मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्री आ सकती है, इससे ज्यादा नहीं आ सकती। यानी कोई भी सिस्टम है जिसमें दो कंपोनेंट लिए जाएं, तीन वेरिएबल ऐसे होंगे जो उसके इक्विलिब्रिया को डिस्टर्ब कर सकेंगे। मैक्सिमम तीन होंगे, मिनिमम जितने भी हो सकते हैं वो डिपेंड करता है कि आपके फेज कितने हैं। और वन कंपोनेंट सिस्टम में अगर मैक्सिमम भी कोई वेरिएबल्स होंगे, वो कितने होंगे? वो टू होंगे। अब आपको मैं दो चार एग्जांपल देती हूँ, जरा वो सॉल्व कर लो। आपके पास मैं कहती हूँ, नहीं आप पहले तो ये करो कि थ्री कंपोनेंट और फोर कंपोनेंट सिस्टम है एक, उसके लिए मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करके बताओ। आप अपना टाइम लो, मैं दो दो मिनट के बाद सारे बच्चों से पूछूंगी। 10 बच्चे हैं मीटिंग में, सबसे पूछूंगी, फिर ही मैं आगे जाऊंगी। थ्री कंपोनेंट सिस्टम और फोर कंपोनेंट सिस्टम, इन दोनों के लिए मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम बतानी है आप लोगों ने। थ्री कंपोनेंट सिस्टम के लिए फोर होगी और फोर कंपोनेंट सिस्टम के लिए फाइव होगी। ये एक बच्चे का जवाब आया है। लेट मी चेक और कितने बच्चों ने जवाब दिया है। डिग्री ऑफ फ्रीडम ठीक है, फोर फॉर थ्री कंपोनेंट एंड फाइव फॉर फोर कंपोनेंट। दो बच्चों ने यही जवाब दिया, तीन बच्चों ने यही जवाब दिया है, चार बच्चों का जवाब आ चुका है। ठीक है, नहीं ये एमन साहब ने गलत जवाब दिया है। आप दोबारा करो एमन। अब शनीला आप फोर कंपोनेंट के लिए भी करो। थ्री के लिए आपका ठीक आ गया, फोर वाले के लिए भी करो। एमन साहब शहर आप दोबारा से करो, आपका दोनों ही गलत है।
3 कंपोनेंट में मैक्सिमम फेज 3 होंगे, आपने मिनिमम फेज लगाने हैं तब निकालना है। हमेशा याद रखना डिग्री ऑफ फ्रीडम की मैक्सिमम वैल्यू कब आती है, जब फेज मिनिमम होंगे। ठीक है, अब लगाओ, मिनिमम फेज की वैल्यू 1 होती है, 0 कभी भी नहीं हो सकती। अब जरा 1 लगाओ उसके लिए, और फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो। एमन सर मुझे रिप्लाई करती है तो मैं आपको एक एक और या 2 स्लाइड और बढ़ा देती हूँ, क्योंकि 10 मिनट रह गए हैं पीछे। अच्छा, एमन आप रिप्लाई करोगे तो फिर ही मैं आगे जाऊंगी। अच्छा, मुझे ये तो देखने दें बाकी कितने बच्चे। पर यार आपने रिप्लाई किया, कैलकुलेट किया आपने फरियाद? फरियाद, शनीला ने किया है, सादिया ने भी किया है, मोना ने भी किया है, इरम ने भी आई थिंक किया हुआ है, अलीना ने भी किया है। किस बच्चे ने नहीं किया? थ्री कंपोनेंट एफ इज फोर, एफ फॉर फोर, बिल्कुल ठीक है। सादिया ने कर लिया है, शनीला ने भी कर लिया है, फरियाल ने कर दिया है। ठीक है, फरियाल ने किया हुआ है। अलीना, मोना ने भी किया है, सादिया 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 तुमने भी किया हुआ है। हाँ जी। नहीं नहीं, ठीक है अयमन, आपको समझ आ गई है तो फिर आप मैं इस उम्मीद के साथ कि अगर आपको समझ आ चुकी है तो मैं आगे जाने लगी हूँ कि आप मिनिमम वैल्यू जब लगाओगे ना फेज की, तब आप लोग कहते हो कि जो वैल्यू आती है ना डिग्री ऑफ फ्रीडम की, वो मैक्सिमम होती है। तो 1 कंपोनेंट के लिए भी, 2 कंपोनेंट के लिए, 2 की तो मैंने करवाई है, 2 कंपोनेंट 2 की आप लोगों ने खुद की है, 3 और 4 के लिए। और आपने बिल्कुल ठीक, सही है, समझ आ गया। ठीक है, तो मैं अब आपको फेज डायग्राम समझाती हूँ। चलिए, तो फेज डायग्राम, बहुत कम पेपर होंगे जहाँ पे फेज डायग्राम ही आपको दे दी जाए और आप फेज डायग्राम से ही कहा जाए कि आप बताओ कि यहाँ पे कितने हैं और वहां पे कितने हैं। तो ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो फेज डायग्राम को ही आपको पकड़ा दे, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो घबराना नहीं है। इस तरह की डायग्राम होगी, आपको नजर आ रही है, उसमें आपको नजर आ रहा होगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस पॉइंट पे बता दो मुझे, ये जो लाइन है इसको कर्व कहते हैं, वो इस कर्व पे बता दो, नहीं तो इस कर्व से पीछे जितना सॉलिड है उस पे बता दो, लिक्विड में बता दो, गैस में बता दो। इस ट्रिपल पॉइंट, यही था ना ट्रिपल पॉइंट जहां पे तीनों फेज अवेलेबल है। तो कुछ भी, वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसी एक लाइन पे, किसी एक फेज के अंदर, या जहां पे तीनों फेज अवेलेबल हैं वहां पे कोई एक आपसे ये पूछ सकता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम बता दें। तो ये जो बेसिकली डायग्राम है, पहले अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो वो कहता है कि ऐसी graph which is utilized to interpret the interdependence of the different variable on a heterogeneous equilibria के डिफरेंट, जितने भी वेरिएबल इस डायग्राम के जितने भी इक्विलिब्रिया, इसमें डिफरेंट इक्विलिब्रिया है। सॉलिड और लिक्विड के दरमियान ये लाइन है, लिक्विड और गैस के दरमियान ये लाइन है, गैस और सॉलिड के दरमियान ये वाली लाइन है, और तीनों के दरमियान एक ये, 3 तरह के हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया, 3 नहीं 4 है, 4 तरह के हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया यहाँ पे आपको इस डायग्राम में नजर आ रहे हैं। तो इस डायग्राम को ड्रा करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि कितने वेरिएबल्स होंगे जो इस डायग्राम के डिफरेंट वेरिएबल्स को अफेक्ट कर सकते हैं। आपको मेरी आवाज आ रही? आपको मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि मेरी तरफ से शो हो रहा है कि मेरा इंटरनेट स्टेबल नहीं है। क्लास मैम कट रही है। कट रही है? अब ठीक है? मैम कट रही है आवाज दरमियान से। कट रही है? चले, रह तो वैसे 5 मिनट ही गए हैं, लेकिन अगर नहीं भी समझ आएगी ना तो आप ना रिकॉर्डिंग पे देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग तो बिल्कुल ठीक चलेगी। ठीक है, लेकिन बस मैं आखिरी, ये आखिरी स्लाइड है, इसके बाद बाकी जो है ना अगली मीटिंग में इंशाल्लाह 5 मिनट ही रह गए। तो फेज डायग्राम बेसिकली होती क्या है? एक ऐसी डायग्राम जो डिफरेंट फेज पर डिफरेंट हाइड्रोजन इक्विलिब्रियम के दरमियान ये बताती है कि कितने इसके ऊपर इंटरडिपेंडेंस वेरिएबल्स काम करेंगे, यानी कितने वेरिएबल होंगे जो इसकी एक पूरी डायग्राम के अंदर जितने भी इक्विलिब्रिया हैं उनको डिस्टर्ब कर सकेंगे। ठीक है, इट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मल्टी फेज सिस्टम। ये मल्टी फेज भी हो सकता है, ये मल्टी कंपोनेंट भी हो सकता है, मल्टी कंपोनेंट्स और मल्टी फेज भी हो सकता है, इनकी को एग्जिस्टेंस एट डिफरेंट इक्विलिब्रिया किसी को भी। तो कोई भी एक ऐसी डायग्राम जिसमें डिफरेंट फेज, डिफरेंट इक्विलिब्रिया को वेल डिफाइंड लाइन के जरिए आपको दिखाया गया हो,
पूरी ग्राफिकल फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया गया हो और ये भी बताया गया हो कि कितने फेज हैं, कितने कंपोनेंट्स हैं और कितने इंटरडिपेंडेंस इक्विलिब्रिया है इसके अंदर, यानी कितने इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है, वो सारे के सारे अगर एक डायग्राम में रिप्रेजेंट किए जाए तो उस डायग्राम को आप लोग फेज डायग्राम कहते हो। इसके अंदर कर्व्स हो सकते हैं, इन लाइंस को कर्व्स कहा जाता है, इन इक्विलिब्रियम लाइंस को कर्व्स कहा जाता है, इस चीज को एरिया कहा जाता है। तीन चीजें होती है इसके अंदर। ये एरिया होता है एक ही फेज जो जितना भी है, ये गैस एक एरिया है, लिक्विड एक एरिया है, सॉलिड एक एरिया है। इनके दरमियान ये जो पिंक कलर की लाइन है, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है कर्व्स। और लास्ट चीज होती है ट्रिपल पॉइंट। ये कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिनके अंदर ट्रिपल पॉइंट होता है। मोस्टली केस जिनमें सब्लिमेशन या कंडेंसेशन हो रही होती है, मतलब वो उनके अंदर वो क्या होता है कि ये तीसरा फेज ना अवेलेबल होने की वजह से, या कोई भी ऐसी चीज जो दो फेज में अवेलेबल हो, तीसरा फेज उनके अंदर एब्सेंट हो, उनके अंदर ट्रिपल पॉइंट नहीं होता। क्योंकि ट्रिपल पॉइंट की खुद इटसेल्फ डेफिनेशन ये है, एक ऐसा पॉइंट जिसमें एक ही कंपोनेंट की तीनों फॉर्म अवेलेबल हो, को एग्जिस्ट कर रही हो, उनको कहा जाता है ट्रिपल पॉइंट। तो ऐसे तमाम जिस एक ऐसा एक ही कंपोनेंट की सिर्फ दो फेज अवेलेबल हो आपके पास, आप उसको ट्रिपल पॉइंट नहीं कह सकते। तो डायग्राम क्या है, डायग्राम मतलब कि आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बिटवीन द डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मैटर। कोई भी हो सकता है, मल्टी कंपोनेंट, मल्टी फेज, कुछ भी हो सकता है। उनके दरमियान कितने इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो सकते हैं पॉसिबल, वो सारे के सारे एक डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करवाए जाते हैं। ठीक है, डायग्राम की समझ आई है? अगर मेरी आवाज क्लियर आई होगी तो फिर आपको समझ आई होगी। जी मैम, आई है समझ। ठीक है, इसका मतलब आवाज आ रही थी। चलें, अब मैं अगर देख लूं आगे, सिर्फ आपको एक डायग्राम दिखा देती हूँ। इसकी जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो आप लोगों को मैं ट्रिपल पॉइंट तो मैंने खैर बता दी। ये आपको फेज डायग्राम ऑफ वाटर पीछे भी समझा दी। ये जो है आपके पास कर्व्स हैं, ये आपके पास एरिया है, इनको एरिया कहना है आप लोगों ने। एक फेज जिसको मैं पहले कह रही थी ना, बॉक्सेस, आपने इसको एरिया कहना है। इस इक्विलिब्रिया को आपने क्या कहना है, कर्व कहना है, द कर्व। और अगर आपसे सिर्फ ये मैं डायरेक्ट कह दूं ना, द कर्व बिटवीन द सॉलिड एंड गैस, व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम एट दैट पॉइंट, तो आप कहोगे ये इस कर्व की बात कर रही है और इसमें दो फेज हैं, दो फेज है और सात कंपोनेंट एक ही है। ठीक है, तो फिर आप लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करके मुझे बता दोगे। बट अगर मैं आपसे कहूँ का द एरिया ऑफ लिक्विड ऑफ वाटर कंपोनेंट, व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो आप कहोगे ये सिर्फ एक एरिया की बात करिए, फेज तो एक है, कंपोनेंट तो डेफिनेटली ही एक है, और जब आप उसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हो। आप लोग देखोगे कि तीनों कर्व्स के ऊपर डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम रहता है, तीनों एरियाज के अंदर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम रहता है। ये वन कंपोनेंट की बात कर रही हूँ। ट्रिपल पॉइंट के ऊपर भी सेम, मतलब ट्रिपल पॉइंट का इन तीनों से चेंज होगा। वो अब आप लोगों ने अपने रजिस्टर पे निकाल के लिखा हुआ है, आप खुद देख लो, तीनों लाइन पे निकाल के देख लेना। तीनों लाइन के ऊपर एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा, चाहे वो इन दोनों के दरमियान है, चाहे वो इन दोनों के दरमियान है, चाहे वो इन दोनों के दरमियान है, एक ही जैसा आएगा। एरिया के अंदर चाहे वो सिर्फ लिक्विड की बात कर रहे हैं, सिर्फ गैस की या सिर्फ सॉलिड की, एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम एक जैसा आएगा तीनों के अंदर। ठीक है, वो उसकी वैल्यू आप लोग खुद निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको फेज डायग्राम समझा दी, ट्रिपल पॉइंट चलो मैं फिर से एक दफा कल कर दूंगी। यूज ऑफ मैं बल्कि ट्रिपल पॉइंट ही समझाती हूँ, और वो जो यूज है वो कल बताऊंगी। ट्रिपल पॉइंट क्या है, जिसमें तीनों स्टेट ऑफ मैटर एक ही कंपोनेंट की को एग्जिस्ट करें। मोस्टली द स्टेट ऑफ मैटर ऑफ द थ्री फेजेस आर द phases of the matter are three in number, therefore the point where the phases are coexist in equilibrium। वैसे तो मैंने आपको थ्योरेटिकली सारी बात समझा दी है, ये आपको लिखी लिखाई बात मिल जाएगी, स्लाइड मिलेंगे आप लोगों के पास, याद रहने के लिए, मेमोराइज करने के लिए ये चीज जरूरी है। तो इसका मतलब है ये इसके ऊपर। अब आपको फेज डायग्राम मैंने कल समझा दी थी कि फेज डायग्राम आप लोग को एक डायग्राम जो इंटरप्रेट करती है किस किस के दरमियान, एक तो आपके कौन से वेरिएबल्स हैं और किन पे वो डिपेंड करेगा। ठीक है, इन सारी चीजों के मतलब वो हम फेज डायग्राम में पढ़े थे। अब फेज डायग्राम के बाद मैंने एक ट्रिपल पॉइंट का आपको बता रही थी जो कि कल निकल गया था। मैं वो पहले ट्रिपल पॉइंट का आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि द पॉइंट एट विच द थ्री डिफरेंट फेज आर को एग्जिस्ट एट इक्विलिब्रियम। तो जहाँ पे तीनों फेज एग्जिस्ट करेंगे और आपने जब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला था तो वो जीरो आया था। इट मीन के कोई भी वेरिएबल ऐसा नहीं है जो इस स्टेट
या इस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगा। इट मीन के ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है जिसके ऊपर स्पेसिफिक टेम्परेचर स्पेसिफिक प्रेशर होगा। आप कोई भी वेरिएबल चेंज करके इस पॉइंट को चेंज नहीं कर सकते, इसकी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते, या कुछ भी इस तरह से कोई भी वेरिएबल इसके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा। 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है कि ये एक स्पेसिफिक कंडीशंस पर अटेंड होगा, जिसपे स्पेसिफिक कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, कांस्टेंट प्रेशर होगा, और वॉल्यूम की भी बात कर सकते हैं आप लोग। लेकिन जो ज्यादातर डायग्राम बनाई जाती है वो टेम्परेचर और प्रेशर के दरमियान बनाई जाती है। तो ये वाली चीज बस बताने वाली रह गई थी यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट की, कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होने की वजह से ये सिर्फ स्पेसिफिक कंडीशन पर ही अटेन किया जाता है, क्योंकि 0 वेरिएबल है ना। तो आप कोई भी एक चीज वेरी करके दूसरी कम या ज्यादा करके नहीं कर सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते। आप ऊपर वाले देखेंगे तो आप उसको वेरी कर सकते हो, टेम्परेचर वेरी कर सकते हो, प्रेशर वेरी कर सकते हो, कि उसके दो वेरिएबल उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। बट यहाँ पे तो वेरिएबल डिग्री ऑफ फ्रीडम ही 0 है, इसका मतलब है कि आप लोग इसको चेंज नहीं कर सकते। अब मैं ये जो चीज रह गई थी उसको डायग्राम के यूजेस से पहले आपको ये बता दूं कि यूटेक्टिक मिक्सचर क्या होता है। सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। फॉर एग्जाम्पल अलॉयज बनाए जाते हैं, अलॉयज ऑफ डिफरेंट मेटल्स जब बनाते हैं तो आप लोग क्या करते हो, सॉलिड मटेरियल्स यानी मेटल्स को सोल्यूशन बनाते हो अलॉयज फॉर्मेशन में। तो ये जो यूटेक्टिक मिक्सचर है बेसिकली अलॉय फॉर्मेशन है, जब एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड के अंदर मिक्स किया जाता है। तो कहता है कि आप लोग क्या करते हो कि इस सॉलिड, यहाँ पे जो मैंने कल उस दिन समझा रही थी आपको बात, सॉलिड ए है सॉलिड बी है, इन दोनों का सोल्यूशन बना रहे हो। सोल्यूशन से मुराद ये है कि आप लोग सॉलिड को मिक्स कर रहे हो। एक सोल्यूशन वो था जिसमें आप लोगों ने एक सॉल्वेंट लिया था, दो सॉलिड लिए थे, यहाँ पे आपने दो सॉलिड ही लिए हैं, उन दोनों को मेल्ट करके आप लोग उनको मिक्स करोगे, और जब वो अलाय बन जाएगा अपनी दोबारा से स्टेबल स्टेट में आएगा यानी सॉलिडिफाइड होगा, तो फिर जो बनेगा सोल्यूशन वो जो अलॉय बनेगा वो सोल्यूशन होगा ऑफ सॉलिड वन, या ए मेटल का सॉलिड और सॉलिड मेटल बी का सॉलिड, ठीक है। इन दोनों के सोल्यूशन होंगे। तो यूटेक्टिक मिक्सचर क्या है कि जब आप लोग क्या करते हो, दोनों को मिक्स कर रहे हो तो आप लोग डिफरेंट कंपोजिशन से मिक्स कर सकते हो, परसेंटेज कंपोजिशन से। फॉर एग्जाम्पल मैं सॉलिड ए यहाँ पे देखें, सॉलिड ए की यहाँ पे लेती हूँ 100%, और उसके अंदर बिल्कुल 0% भी है, ये सोल्यूशन ना हुआ, ये तो सिर्फ सॉलिड ए हुआ। आप थोड़ा सा आगे जाओ, थोड़ा सा सॉलिड बी फाइंड उसमें ऐड अप करो, यानी 99% ए ले लो, 1% बी। आहिस्ता आहिस्ता आप कंपोजिशन बढ़ाते जाओ, ए की कम करते जाओ, बी की बढ़ाते जाओ। यानी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल मिड में यहाँ पे 50% सॉलिड ए होगा और 50% सॉलिड बी होगा। उसके बाद सॉलिड बी की जो परसेंटेज है बढ़ती जाएगी, यहाँ पे 100% सॉलिड बी होगा और ए ना होने के बराबर होगी। इन दो इन दो के अलावा, जहाँ पे 100% ए है और 100% बी है, इन दो के अलावा दरमियान में जितनी भी कंपोजिशन है 99 से ऑनवर्ड, 99.9% से भी ऑनवर्ड, इस तरफ भी और उस तरफ भी, वो कहता है कि ये दोनों की दोनों कंपोजिशन क्या है, ये सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशन किस किस का, सॉलिड ए का और सॉलिड बी का। कोई भी कंपोजिशन है, बेशक 98 वाली है, 95 वाली है, 53 वाली है, 23 वाली है, 2 वाली है, 3 वाली है, कोई भी, सब में क्या है, सॉलिड ए भी है और सॉलिड बी भी मौजूद है, ठीक है, दोनों मौजूद है चीजें। अब होता क्या है, कहता है कि ये कंपोजिशन आप लोग अपनी मर्जी से ऑब्टेन कर सकते हो, मतलब आप सॉलिड ए को भी चेंज कर सकते हो, सॉलिड बी को भी चेंज कर सकते हो, दोनों की परसेंटेज चेंज कर सकते हो। तो क्या होगा, आपके पास डिफरेंट मिक्सचर ऑब्टेन होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि 2% ए सोल्यूशन है, 2% ए सोल्यूशन का मतलब यह है कि उसमें सिर्फ 2% ए सॉलिड होगा, बाकी 98% सॉलिड बी होगा, वो यहाँ पे कहीं होगी। जब वो यहाँ पे कहीं होगी तो इसका मतलब वो जो कंपोजिशन है, वो जो अलॉय बनाएगी वो अलॉय डिफरेंट होगा उससे, जब आपका सॉलिड ए जो है वो 98% होगा और बी जो है वो 2% होगा। दोनों की कंपोजिशन चेंज होने की वजह से आप लोगों का अलॉय भी चेंज होता है, उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होती हैं, ठीक है। अलॉय चेंज होगा, सोल्यूशन चेंज होगा, प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, तो इसका मतलब है उनकी एप्लीकेशन और सारी चीजें भी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आयरन की बात कर लें, स्टील की बात कर लें, सिल्वर की बात कर लें, तो इनमें जितने भी आप लोग यूज करते हो, मेटल यूज करते हो या नॉन मेटल की क्वांटिटी डालते हो, तो थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो जाए तो वो पूरी की पूरी सिल्वर से, स्टील की भी 3 टाइप्स बन जाती हैं, स्टील आगे फर्दर डिवाइड हो जाता है, क्लासीफाई हो जाता है। इसके अलावा वो सिल्वर में कन्वर्ट, सिल्वर तो था ही, सिल्वर का तो अलग ही चीज है, लेकिन अगर अलग वाले अलॉयज देखे जाएं तो स्टील की 3 टाइप्स बन जाती है। इसके अलावा आप लोग दूसरे जो स्टेनलेस स्टील बर्तन यूज करते हैं घरों में, वो भी जो है वो सारी की चीजें यहाँ पे सिर्फ सॉलिड की कंपोजिशन चेंज करने की वजह से आते हैं। तो यूटेक्टिक मिक्सचर बेसिकली क्या है, यूटेक्टिक मिक्सचर वो है जब आप लोग कंपोजिशन
बना रहे होते हो, सॉलिड ए और बी को कंपोजिशन बनाते जाते हो, ए प्लस बी करते जाते हो, तो ये जो बिटवीन द ग्राफ आता है वहां पे कहता है एक टाइम आता है जहां पे उस मिक्सचर का फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होता है। एक ऐसा मिक्सचर जिसमें ए और बी सॉलिड मौजूद है, और वो कंपोजिशन यानी वो परसेंटेज ऑफ ए और बी जब वो मिक्सचर बनाए तो उनका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे लो हो। ये एमसीक्यूज आया हुआ था। द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, और फिर या फ्रीजिंग पॉइंट जिसको कह सकते हैं, द लोएस्ट ऑब्टेन्ड फ्रीजिंग पॉइंट एट दैट यूटेक्टिक पॉइंट, या इसको सॉलिडोलाइज कहा हुआ था उन्होंने। उन्होंने मोस्टली बच्चों को लगा था कि ये इनऑर्गेनिक का एमसीक्यूज है, बट ये इनऑर्गेनिक का नहीं था, फिजिकल का था, क्योंकि सॉलिड अलॉय बने आए हुए थे उन्होंने। सॉलिड अलॉय फॉर्मेशन की वजह से वो कहता है कि अलॉय फॉर्मेशन है तो मे बी इनऑर्गेनिक का जो है ना वो होगा। बट यहाँ पे कहता है कि अलॉय फॉर्मेशन के बाद आपके जो लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्टेन होता है ऐसी कंपोजिशन ऑफ सॉलिड ए एंड बी की, जहां पे लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्टेन हो, उसको यूटेक्टिक मिक्सचर, उस मिक्सचर को आप यूटेक्टिक मिक्सचर यानी उस कंपोजिशन ऑफ ए एंड बी को यूटेक्टिक मिक्सचर, और जो लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्टेन होता है, फॉर एग्जांपल किसी एक सोल्यूशन आप बना रहे थे और वहां जब ए की पोजीशन 40% आई और बी की 60% आई, तो ये जो कंपोजिशन है ए 40 और बी 60, इसको आप कहोगे यूटेक्टिक मिक्सचर। और इस पॉइंट को जो कि लोएस्ट टेम्परेचर ऑब्टेन हुआ था, जो कि -4 डिग्री सेंटीग्रेड फर्ज कर लेते हैं वो था, तो वो आप कहोगे कि वो यूटेक्टिक पॉइंट है। ठीक है, कंपोजिशन आपकी यूटेक्टिक मिक्सचर की होगी, लेकिन जो पॉइंट होगा आप उसको यूटेक्टिक पॉइंट कहोगे। द लोएस्ट ऑब्टेन्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ टू कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर्स ए एंड बी, ए और बी भी हो सकता है, इससे ज्यादा, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये मतलब 3 सॉलिड्स भी मिक्स कर सकते हो आप लोग। तो किसी भी मिक्सचर की डायग्राम से आप लोग क्या कर सकते हो, कहता है कि सबसे पहला जो इसके एप्लीकेशन जब पढ़ेंगे ना वहां पे देखेंगे कि इसकी जो है ना फ्रीजिंग पॉइंट जो लोएस्ट है वो ऑब्टेन हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि कौन सा ऐसा ही कंपोजिशन होगी जहाँ पे जाके आपको लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट जो है ना ऑब्टेन होगा। तो ये लिखा हुआ मैंने साथ ही इसकी डेफिनेशन, अ सिस्टम विद टू सब्सटेंस व्हिच आर कंप्लीटली विजिबल इन द लिक्विड स्टेट बट कंप्लीटली इनविजिबल इन द सॉलिड स्टेट। ठीक है, ये भी लिखा हुआ है। इसकी दो तरह की डेफिनेशन है। ये जो डेफिनेशन है ना, ये वाली ऊपर वाली जो विजिबल इन लिक्विड स्टेट है बट कंप्लीटली इनविजिबल इन सॉलिड स्टेट, ये बेसिकली कंपोजिशन जब आप लोग बनाते हो तो ये जो टैक्टिक जो मिक्सचर्स हैं इनको कहा जाता है कि ये सॉलिड स्टेट में अगर सॉलिडिफाई कर दिए जाए तो वो इनविजिबल हो जाते हैं, एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, क्योंकि लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट तब अपडेट होता है जब आप लोग दोनों सॉलिड्स को आप सॉलिड फॉर्म में ही ऑब्टेन करते हैं। लेकिन इसकी जो बेसिक डेफिनेशन जो आई थी वो ये थी, जो केमिस्ट्री में डेफिनेशन यूज होती है वो ये है, द कंपोजिशन ऑफ अमंग ऑल दो सॉल्यूशन व्हिच हैव द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट इज नोन एज द यूटेक्टिक मिक्सचर, और जो लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्टेन होता है उसको यूटेक्टिक पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, ये वाला मैंने आपको पढ़ा दिया, यूजेस ऑफ द डायग्राम। From the phase diagram, it is possible to predict whether a eutectic layer or a solid solution is formed on cooling a homogeneous liquid containing mixture of two metals। इसका मतलब ये है, कहता है कि हम लोग फेज डायग्राम की पहली एप्लीकेशन ये है कि जब लॉ फॉर्मेशन करवाई जाती है तो हम सबसे पहले उसकी फेज डायग्राम से ये बात अखज कर सकते हैं कि क्या इसका कोई यूटेक्टिक पॉइंट होगा या नहीं। यहाँ पे जरा देखें, ये ये एक आपके पास फेज डायग्राम है। जब आप ए और बी को मिक्स करते जा रहे थे, फॉर एग्जाम्पल मैंने जब ए और बी को मिक्स किया तो ये फेज डायग्राम बिल्कुल सीधी चली गई, सीधी लाइन जिसे कहते हैं आप लोग। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहा है, जितनी मर्जी कंपोजिशन उनकी चेंज करते गए हैं वो कांस्टेंट रहा है। और सम टाइम क्या होता है, इससे उलट डायग्राम भी बन जाती है, यानी कि ये डायग्राम आप बिल्कुल उल्टी कर दो, यहाँ से ऐसे करके ऐसे बन जाएगी। ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि आपके पास हाईएस्ट पॉइंट ऑब्टेन हो जाएगा, लेकिन आपको तो लोएस्ट पॉइंट चाहिए ना। तो कहते हैं कि सबसे पहला फायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपका ये जो मिक्सचर अलॉय फॉर्मेशन करने लगे हैं, क्या इसमें यूटेक्टिक मिक्सचर बन सकते हैं या नहीं, यानी आपके पास लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्टेन हो सकता है या नहीं, बहुत फ्रीजिंग कंडीशन पर हमारा अलॉय काम कर सकता है या नहीं, या इससे ऊपर ही रहना पड़ेगा। दूसरा जो इसका मेन जो बेनिफिट है वो ये है, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटीरियल इन हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। एक मिनट बता देते हैं। ये है, ये देखें, ये आपको टेम्परेचर नजर आ रहा है ना, यहाँ पे ए 100% है, यहाँ पे बी 100% है, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है। फिर आपने कंपोजिशन मिक्स करना शुरू की, कंपोजिशन से मुराद आपने ए को कम करना शुरू किया है, इसके अंदर बी ऐड करना शुरू किया है, तो ए की वैल्यू कम होती जा रही है, ये टेम्परेचर है,
ये टेम्परेचर इसका कम हो रहा है, इधर से बी का भी कम हो रहा है। नीचे देखिए कंपोजिशन, यहाँ पे ए की कंपोजिशन इस तरफ से उस तरफ जाते हुए कम होती जा रही है, यहाँ पे ए बिल्कुल 0 है और यहाँ पे बी 100% है। इधर से पीछे जाएंगे तो बी जो है वो ज्यादा होता जाएगा, सॉरी कम होता जाएगा, और यहाँ पे उसकी सबसे वैल्यू कम होगी, यानी यहाँ पे बी 0 होगा और ए 100% होगा, ये आप लोगों को पता है। कहता है कि जब आप लोग ये कंपोजिशन बनाते हो ना ए प्लस बी की, फॉर एग्जाम्पल ए जो है वो आप 99 ले रहे हो, बी है 1, तो ये वाला टेम्परेचर आएगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा पूरी ग्राफ की फॉर्मेशन के अंदर, जब वो जहां पे वो क्या होंगे, दोनों की कंपोजिशन कोई ऐसी कंपोजिशन बनाएगी, दोनों मिक्सचर मिलके एक ऐसी कंपोजिशन बनाएंगे जहां पे सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट होगा। फ्रीजिंग पॉइंट से मुराद वो उस वक्त जाके सबसे जल्दी सॉलिडिफाई हो जाएंगे। मैंने सोल्यूशन कैसे बनाते हैं अलॉय फॉर्मेशन, आप मेटल्स को मेल्ट करते हो, मेटल्स जो जितनी भी मेटल है, 2 या 4 मेटल का आप लोगों ने अलॉय बनाना है, तो उनको मेल्ट किया जाता है। मेल्ट करने के बाद आप लोग क्या करते हो, आप उसको सॉलिडिफाई बाद में करते हो, ताकि वो आप लोग बर्तनों में या किसी भी चीज में इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो जो अलाय बना हुआ है जिसको सॉलिडिफाई करना है, कहते हैं उनमें से जो सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट बनाएगा, सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर ऑब्टेन्ड होगा आपके पास, उसको क्या कहा जाता है, यानी वो बहुत जल्दी जो है ना क्विकली सॉलिडिफाई कर जाएगा, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको यूटैक्टिक मिक्सचर कहा जाता है। ठीक है, तो लोएस्ट ऑब्टेनेबल मिक्सचर कंपोजिशन पॉइंट इसका अलग यूटैक्टिक पॉइंट, और जो दूसरा उस पे कंपोजिशन होगी ए सॉलिड और बी सॉलिड की, उसको यूटैक्टिक मिक्सचर कहा जाता है। आप क्लियर हो गया? किसी ने क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे, इरम, ठीक है। तो ऐसी कंपोजिशन ए और बी को मिक्स करते 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 हजारों कंपोजिशन आपके पास बन जाएंगे। यानी आप लोग फॉर एग्जांपल मैंने 4-5 कंपोजिशन बनाई है, ए लिया है 40%, बी लिया है 60, फिर मैंने कंपोजिशन बनाई, ए लिया 20%, बी लिया 80%। तो जितनी भी आप कंपोजिशन बनाओगे, हर कंपोजिशन के अंदर वो कहता है कि वो वाली कंपोजिशन जिसके ऊपर आप लोगों का मिक्सचर जो है सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट है, उसको क्या कहते हैं, उसको यूटैक्टिक पॉइंट कहते हैं, और जो मिक्सचर होता है उसको यूटैक्टिक मिक्सचर कहा जाता है। अब मैं आगे चलती हूँ, वो कह रहे हैं आ गई है समझ, ठीक है। तो थर्ड जो इसकी सबसे मेन एप्लीकेशन है, कि फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक बड फॉर्मेशन या मैकेनिकल बड, जैसे कैलकुलेटर्स के अंदर या किसी भी जगह पे जो सिलिकॉन की चिप्स बनाई जाती हैं, उसके ऊपर क्या किया जाता है, उसके ऊपर मेटल्स के साथ अलॉय को जोड़ा जाता है। ये देखो, इसको कहा जाता है सोल्डरिंग। सोल्डरिंग में क्या होता है कि द स्टडी ऑफ द लो मेल्टिंग यूटेक्टिक अलॉयज, यानी कि कौन सी ऐसी मेटल होगी जिसको आप लोग मेल्ट करोगे, वो फौरन से किसी दूसरी मेटल जो वहां पे मौजूद है उसके साथ जाके फौरन से क्या है चिपक जाएगी, या क्या होगा उसके साथ मिलके अलॉय फॉर्मेशन कर देगी, और अलॉय फॉर्मेशन के बाद आपकी जो है ना सॉलिडिफाई होकर वहां पे आराम से काम करेगी। लो मेल्टिंग इसलिए लिया जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो और वो मेल्ट होकर फौरन जाए वहां पे, जहां पे आप लोगों ने फॉर एग्जांपल आपने सिलिकॉन की चिप के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा छोटे छोटे डॉट लगे होते हैं, हम अलॉयस बनाए होते हैं उन्होंने, और मेटल्स बनाई होती है, मेटल्स के छोटे छोटे टावर्स लगे होते हैं। तो वो जो टावर नहीं होते, वो क्या होता है कि वहां पे उन्होंने मैकेनिकल बड बनाए होते हैं, उनको इलेक्ट्रिक बड या मैकेनिकल बड कहा जाता है। वो क्या करते हैं, उसके ऊपर उस मेटल को पिघलाते हैं, वो थोड़ा सा उसको मेल्ट करते हैं, जिसका बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो वाली मेटल्स अलॉय फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। किस वजह से मिलते हैं, फेज डायग्राम को इस्तेमाल करने के बाद। तो वो अलॉय वहां पे पिघला के लगाया जाता है, ताकि वो जो वायर्स हैं अंदर, जितनी भी इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, वो कवर अप हो जाएं, या उनके ऊपर जितनी भी उन्होंने प्रॉपर्टीज वगैरह इंट्रोड्यूस करवानी होती है, उनको कंडक्टर बनाना होता है, एक को दूसरे से कनेक्ट किया होता है, फिर उनको कैपेसिटर्स के साथ कनेक्ट किया होता है, और फिर वो उसकी प्रोग्रामिंग करवाते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने यूजेस याद नहीं करनी, यूजेस आपको सिर्फ इसलिए बताया है कि आप लोगों ने फेज डायग्राम से क्या चीज अखज कर सकते हो। ये टैक्टिंग मिक्सचर हासिल करना जो है ना सबसे इसकी मेन एप्लीकेशन है। ठीक है, ये आपको पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से दो मशहूर तरीन, दो तो मैं इधर दे रही हूँ, तीसरी मैं आप लोगों को आपके पेपर में दूंगी, एक और भी है, नाम नहीं बताऊंगी मैं उसका, वैसे तो आप निकाल के देख लोगे। ठीक है, तो फेज डायग्राम ऑफ वाटर की तो मैंने कल करा दी थी आपको। कोई भी उसमें क्या कहते हैं कि एक क्रिटिकल पॉइंट वाला पॉइंट रह गया था, वो मैं आप लोगों को ना व्हाट्सएप पे समझा दूंगी। उस इसमें ज्यादा आप लोगों ने थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना, क्यों कंफ्यूजन इसलिए आप लोगों को होगी कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड बेसिकली आप लोग तब इस्तेमाल करते हो, इसकी एप्लीकेशन है ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की। तो आप लोग ना इसके ऊपर ज्यादा जोर न दो, क्योंकि इसकी कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे चेक नहीं होगी, ये जो आप इसको एक्सटेंड करते जाओगे लाइन को, ये ऊपर जाती जाएगी, लेकिन उससे पीछे आगे एक वक्त आएगा जहाँ पे फ्रीजिंग
फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे जो है ना उसको ठंडा किया हुआ होगा, उसको सुपर क्रिटिकल फ्लूइड कहते हैं। वो रहता लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट के अंदर ही, ये देखो वो गैस नहीं बनता, यानी आप गैस से लिक्विड बना रहे हो और लिक्विड से सॉलिड बन जाती है वो चीज जब उसको बहुत ठंडा किया जाता है। बट कहता है एक वक्त आता है कि वो पानी ही रहता है और उसको सुपर क्रिटिकल फ्लूइड कहा जाता है। बहुत ठंडे बहुत कम टेम्परेचर के ऊपर उसको ऑब्टेन किया जाता है। इसकी भी आप लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी निकाल सकते हो तो निकाल दो, अगर नहीं तो आप लोग ये आपको मिल जाएगी स्लाइड, तो आप लोग खुद ही निकाल लीजिएगा। इनको आप लोगों ने कल कहा था, इनको क्या कहा था, ये आपको जो रेड और ब्लू लाइंस नजर आ रही हैं, इनको क्या कहा था आप लोगों ने कल, और इनके ऊपर डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आई थी। मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम लाइंस पे आती हैं? इक्विलिब्रियम है, ठीक है, और इसको फेज डायग्राम में इनका नाम होता है कर्व्स, CURVES, कर्व्स या लाइंस कहा जाता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम होता है बिटवीन टू फेजेस, ठीक है, कर्व, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और इनके ऊपर कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रही थी? हर केस में तकरीबन एक जैसा है, एक ही आपको याद हो जाएगी ना तो दूसरी खुद खुद याद रह जाएगी। तो इनकी अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी? फेज दो होंगे, कंपोनेंट एक ही कंपोनेंट है कार्बन डाइऑक्साइड की, ये फेज डायग्राम है, C-P 1 कंपोनेंट -2 फेज +2, तो ये आ जाएगा 1 यहाँ पे, यानी कि आपकी लाइंस या कर्व्स के ऊपर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आती है। एरिया के अंदर कितनी आती है डिग्री ऑफ फ्रीडम? ये एरिया होता है, ये सॉलिड का जितना भी है हिस्सा वो सारा का सारा इसका एरिया होगा, ये लिक्विड का हिस्सा है, ये लिक्विड का एरिया है। लाइन की बात नहीं करी, लाइन से इधर तक की बात कर रही हूँ, इस लाइन से ऊपर और इस लाइन से नीचे तक की बात कर रही हूँ। और एक ट्रिपल पॉइंट है, ट्रिपल पॉइंट पे तो जीरो होती है, वो तो हमारी आज के लेक्चर का आगाज ही इससे हुआ है। ट्रिपल पॉइंट का जीरो वेरिएबल डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो होता है, इस पे 1 होता है। और एरिया के अंदर कितना होता है? एनीवन? 2 आ जाएगी मैम। 2 आएगा, ठीक है, वेरी गुड, 2 ही आता है इसके अंदर। और ये जब 2 आ जाता है, ये आपको पता है कंपोनेंट एक है, फेज इसके अंदर एक ही होता है। 1 - 1 कर देते हो 0 रह जाता है, पीछे +2 के ही फैक्टर रह जाता है, जिस तरह मर्जी कर लीजिएगा, आपकी अपनी मर्जी है। एरिया के अंदर मोस्टली 2 आता है, कर्व्स के ऊपर 1 आता है और ट्रिपल पॉइंट के अंदर 0 आता है। ये बहुत ही जो सबसे सिंपलेस्ट जो दो कंपाउंड है उनकी बात बता रही हूँ, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। ये आई थिंक लास्ट है, हाँ जी। इसके बाद हम तीसरा मॉड्यूल, नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन का मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की है। कॉगरेंट और इनकॉगरेंट कंपाउंड, ये भी इसके मैम जो आपने वो जो टेक्टिक पॉइंट बताया है उसका उसको हम यूं कह सकते हैं कि लोएस्ट टेम्परेचर जिसके ऊपर दो जो मेटल्स हैं या जो भी चीजें हैं वो सॉलिड्स मतलब मिलके और एक अलॉय बनाए। हाँ जी, और जहां पे और वो पॉइंट फिर जहां पे वो बिल्कुल लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट आपको शो करवा दें, वही पॉइंट है यूटेक्टिक पॉइंट। और वो जो कंपोजिशन होगी दोनों सॉलिड्स की, दो से ज्यादा भी हो तो कोई मसला नहीं, जितने भी सॉलिड्स हैं उनकी जो कंपोजिशन होगी वो उसका मिक्सचर होगा, यूटेक्टिक मिक्सचर उसका नाम दिया जाता है उस टर्मिनोलॉजी का। और जो उसका पॉइंट होता है यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, जो भी टेम्परेचर की वैल्यू आती है उसको यूटेक्टिक पॉइंट कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। वो लोएस्ट टेम्परेचर होगा मतलब। लोएस्ट होगा, वो हाईएस्ट नहीं हो सकता, लोएस्ट होगा। हाईएस्ट जो है ना मोस्टली होता ये है, अलॉय फॉर्मेशन के लिए लोएस्ट ऑब्टेन करना जरूरी है। वजह क्या है कि कितनी जल्दी कौन सा ऐसी कंपोजिशन होगी जिसपे आप लोगों को रूम टेम्परेचर पे भी वो सॉलिडिफाई होकर आपके पास आ जाएगा, मोस्टली ऐसा होता है। और वो ऑब्टेन करना मतलब उसको आप लोग इसलिए एक्सप्लेन करते हो क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर रूम टेम्परेचर फॉर एग्जांपल किसी एक अलॉय की आ गई है -4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो -4 से पहले ही वो सॉलिडिफाई होके इनविजिबल अलग अलग हो जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं होगा उसका। लेकिन अगर कोई 30-40 रूम टेम्परेचर से अबव आ रहा है तो उसका तो फायदा है आपको, यूटेक्टिक पॉइंट। यानी आप लोग दो ऐसे मिक्सचर की ऐसी कंपोजिशन में लाओगे जिसको आप थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर दोगे तो वो क्या होगा, वो फ्रीज हो जाएगा, वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। जो लिक्विड स्टेट में आपके पास अलॉय मौजूद है वो सॉलिडिफाई होकर आप लोग का पूरा अलॉय सॉलिड फॉर्म में अलॉय आपके पास आ जाएगा और आप उसको डिफरेंट एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर सकोगे। लेकिन अगर बहुत ज्यादा आ जाए फ्रीजिंग पॉइंट भी, लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट भी उनका बहुत ज्यादा आ जाए, तो फिर उसकी कंपोजिशन ही चेंज करनी पड़ती है, यानी सॉलिड्स ही चेंज करने पड़ते हैं। सिर्फ यूटेक्टिव पॉइंट का ये फायदा है कि आप लोगों को लॉय बनाते हुए समझ आ जाती है कि कौन से सॉलिड्स मिक्स करने हैं और कितनी कंपोजिशन के लिहाज से मिक्स करने हैं, कि अगर आपको बहुत कम टेम्परेचर देना पड़े और वो चीज दोबारा सोलिडिफाई हो जाए। मेटल्स को मेल्ट करके ना सोल्यूशन बनाया जाता है बेसिकली। तो जब वो मेल्टिंग फॉर्म में होती हैं तो वो लिक्विड स्टेट में होती हैं,
तो उनको सॉलिडिफाई भी तो करना होता है ना। सॉलिडिफाई करने के लिए कितना टेम्परेचर आपने इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, ये आप लोग जो टेक्निक पॉइंट से फाइंड आउट करते हो, ठीक है। ये है उसकी मेन एप्लीकेशन। ठीक तो है। लास्ट है कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन, जो आप लोग ये सॉलिड सॉल्यूशंस आप लोगों ने बनाए हुए हैं, इनके बारे में कोऑगरेंट और इनकोऑगरेंट एक मटेरियल्स है इनके। ये भी एक एमसीक्यू, अगर इसके ना एमसीक्यू जो फेस डायग्राम वाले हैं ना, अगर तो मैं आज आपको वैसे तो ये पीडीएफ सेंड कर देती हूँ, लेकिन फिर भी अगर क्या कहते हैं, मेरे पास इसके एमसीक्यू जो हैं वो मैं डाल सकी तो डाल दूंगी स्लाइड्स में, नहीं डाल सकी तो मैं आप लोगों के पेपर्स में डाल दूंगी, ठीक है। तो वो ज्यादा आपने ये आया हुआ था इन कोऑगरेंट का एक मिक्सचर आया हुआ था, उसमें ये था। पहले मैं आपको इसको समझा देती हूँ। कोऑगरेंट ये था कि द कंपाउंड विच हैव द सिमिलर कंपोजिशन बोथ स्टेट, बोथ स्टेट का मतलब है सॉलिड और लिक्विड में। आपने एक कंपाउंड लिया, अलॉय ही, मैं अलॉय की बात करती हूँ, जिसमें दो सॉलिड मिक्स हैं, उनकी जो भी कंपोजिशन थी सॉलिडिफाई होने की, जब आप उसे मेल्ट करें वही कंपोजिशन रहेगी, तो आप लोग कहोगे वो कोऑगरेंट मिक्सचर है। लेकिन इन कोऑगरेंट में ऐसा काम नहीं होता। इन कोऑगरेंट में ना वो जब डिसोसिएट होता है यानी मेल्ट होता है तो वो एक नई कंपोजिशन बना देता है। इसके बारे में ना आप लोग आसान लफ्जों में बताऊं, वो कोऑगरेंट और इनकोऑगरेंट में ना बता जाना उसमें भी। आप लोगों ने वो सुना होगा Na2CO3 जो है, जिसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। आप उसको आहिस्ता आहिस्ता जब हीट अप करना शुरू करते हो तो इसकी कंपोजिशन देखो सेम ही रही है। वो क्या हुआ, सबसे पहले उसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल थे, वो 5 में कन्वर्ट होंगे, उसका एक नया नाम हो जाएगा। 5 से वो 0 पे आते हैं तो वो वाशिंग सोडा या जो भी आप लोग कहते हो, सोडा ऐश जो भी। लेकिन ये कहते हैं कि यहाँ पे एक मटेरियल बनाया था, पोटेशियम फेल्सपार है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है, जिसमें सिलिकॉन के 3 एटम थे और ऑक्सीजन की 8 थे। लेकिन जब कहते हैं ये डिकम्पोज होते हैं तो सिलिकॉन के 2 रह जाते हैं और ऑक्सीजन के 6 रह जाते हैं, एक नया मटेरियल बन गया है जिसको आप ल्यूसाइड कहते हो। कहता है एक मटेरियल की कंपोजिशन ही चेंज हो जाती है, ये डिकम्पोज होते हैं। डिकम्पोज से मुराद इनकी कंपोजिशन ही चेंज हो जाती है, सॉलिड में कुछ और होते हैं, जब उनको मेल्ट किया जाता है तो वो तब कुछ और बन जाते हैं। इनको कहा जाता है इनकोगरेंट मिक्सचर। लेकिन कोगरेंट में ऐसा नहीं होता, जितनी कंपोजिशन आपने सॉलिड दोनों को मिक्स करके बनाई, सॉलिड फॉर एग्जाम्पल आप जब बना रहे हो लाए तो आप लोगों ने पहले ही सॉलिड साल्ट जितने भी थे उनके मिक्स कर लिए और बाद में उनको लिक्विड में मेल्ट करके आप लोगों ने नया सॉलिड अलॉय फॉर्मेशन करवाई। तो जितनी आप सॉलिड और लिक्विड में लोगे दोनों स्टेट के अंदर उनकी कंपोजिशन चेंज नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगा, उनकी स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगी। स्टेट ऑफ मैटर के बाद दोबारा आप लोग जब उसको कंपोज करोगे, यानी कि दोबारा से उसको फ्रीज करोगे और नया अलॉय जो बनेगा, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है अलॉय की प्रॉपर्टी आपकी वेल डेवलप रहेंगी, जो भी आपने आपने ऑब्टेन की होगी। फॉर एग्जांपल जिंक और मैग्नीशियम को मिला रहे हो, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, किसी भी चीज को मिला रहे हो, तो जो भी अलॉय फॉर्मेशन है उनकी कंपोजिशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस उनकी प्रॉपर्टीज जो आप लोग चाहते हो वो डेवलप होंगी। यहाँ पे आप लोग प्रॉपर्टीज इसकी चाहते हो, लेकिन मेल्ट होने के बाद उसकी तो कंपोजिशन ही चेंज होगी, तो कंपोजिशन चेंज होने के बाद क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक देख लें, यहाँ मेरा ख्याल है ये लास्ट वाली ही स्लाइड थी। हाँ ये है, उसके बाद आपका कंक्लूजन है, इसमें हम लोगों ने वो नहीं नहीं डेफिनेशन नहीं आती, डेफिनेशन नहीं आएगी। बताती हूँ किस तरह से आएगा। कुछ इस तरह से था कि आपकी एक इस तरह से आपको साल्ट दिया हुआ था और उसके डिफरेंट टेम्परेचर पर ना उसकी डिफरेंट कंपोजिशन दी हुई थी। ये आया था इनकॉग्रेंट वाला, कॉग्रेंट वाला नहीं था वो ये था कि एक साल्ट था, साल्ट ही मैं इसे कहूंगी, ये अलॉय ही था, जो भी है अलॉय था। इसको क्या किया गया था, डिकम्पोजिशन उसके डिफरेंट टेम्परेचर बताए गए थे और डिफरेंट टेम्परेचर पर उसके एक नई कंपोजिशन दे दी गई थी। एक तो होता है साल्ट और एक साथ लिखा होता है मटीरियल, ठीक है। अगर तो वो साल्ट हो तो वो आप लोगों ने वो सोल्यूशन फॉर्मेशन वाले में पढ़ा हुआ था, इनसॉल्युबिलिटी कर्व्स, वो कर्व्स वाले पड़े हुए थे, सॉल्युबिलिटी कर्व्स थे कि आप डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे, वो और चीज है, वो उसको सोल्यूशन फॉर्म में कहेंगे, वो सोल्यूशन की आप उसमें बात होगी। लेकिन वहां पे था ये एक मटीरियल है और इतने टेम्परेचर के बाद इस मटीरियल में कन्वर्ट हो गया, इतने टेम्परेचर के बाद इस मटीरियल में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो 3 4 मटीरियल में कन्वर्ट हुआ है उसके नीचे लिखा हुआ था दिस टाइप ऑफ मटीरियल आर कॉल्ड एज कॉगरेंट, इनकॉगरेंट था, नहीं नहीं कॉगरेंट नहीं था, ये उसके ऑप्शन थे इनकॉगरेंट, यूटेक्टिक था, एक उसने और साल्ट का नाम लिखा हुआ था किसी, आई थिंक एम से कोई नाम होता था स्टार्ट, माल्टो साल्ट था, पता नहीं क्या साल्ट का नाम लिखा हुआ था, या इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उसकी जो सही वाली कंपोजिशन थी, इस साल्ट को देख के लगता यही है कि ये ना इनऑर्गेनिक ही किसी टॉपिक का नाम है, लेकिन चूंकि इसमें थोड़ी सी अलॉय फॉर्मेशन हुई होती है इसलिए यहाँ पे काम थोड़ा सा खराब हो जाता है। मोर साल्ट था शायद, यही था। बच्चों को याद है लेकिन इतने ज्यादा अपने ये मेरे वाला हमारे वाला नहीं था, ये आई थिंक 2020 का था, तो उसमें मैं देख रही थी।
तो वहां पे ये था, लेकिन मैंने सोल्यूशन वाले में ना कुछ एमसीक्यू डाल दिए, इसके भी एमसीक्यूज आपको इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगे, जल्दी ही मिल जाएंगे। उनकी क्लासिफिकेशन नहीं हो पाती मुझसे, वो स्लाइड्स के अंदर मतलब वो वहां देखते देखते तो नजर आ जाते हैं कि कहाँ पे था, उनको फिर यहाँ पे कॉपी करना मुश्किल हो जाता है, तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं उनके स्क्रीनशॉट लेके ही डाल देती हूँ। तो ये भी आपको मिल जाएंगे इसके भी। लास्ट में है लिमिटेशन। इसकी सबसे बड़ी फेज रूल की जो लिमिटेशन है, ये सिर्फ इक्विलिब्रियम सिस्टम पर, और उससे भी बड़ी ये सिर्फ हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है मोस्टली। ये नहीं बताएंगे आपको, सॉरी, फेज रूल आपको ये नहीं बताता कि फेज डायग्राम के अंदर फॉर एग्जांपल जब आप काम शुरू करने लगे हो तो उसके अंदर कितने इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करते हैं, यानी एक है, दो है, तीन है, चार है, ये इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, ये इस चीज का आइडिया नहीं देता। जहां जहां इक्विलिब्रियम हो सकते हैं पॉसिबल, आप लोग फेस की बुनियाद पर उसके अंदर इक्विलिब्रियम बना लेते हो, बट वहां पे हम लोग ये नहीं फाइंड आउट कर सकते कि इससे ज्यादा भी इक्विलिब्रियम पाए जा सकते हैं इस सिचुएशन के अंदर या नहीं। एक और इसका जो नुकसान है वो ये है, कहता है कि अगर ये क्वालिटेटिव है क्वांटिटेटिव नहीं है, ये जो रूल है, तो क्या होता है, थोड़ी सी भी अमाउंट के अंदर अगर कोई और फेज प्रेजेंट है, थोड़ी सी भी अमाउंट के अंदर ट्रेसेस के फॉर्म में भी अगर कोई और फेज प्रेजेंट है, तो वो उसको एक नया फेज ही कंसिडर किया जाएगा। यानी आप फॉर एग्जाम्पल सारा ही लिक्विड था, दो या तीन वेपर मौजूद थे, तो वो उसको गैस फेज ही कंसिडर करेंगे, और इस फेज कंसिडर की वजह से वो कहता है कि आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके ऊपर फर्क पड़ जाता है, क्योंकि दो तीन वेपर पूरी कंडीशन या पूरी इक्विलिब्रिया के ऊपर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करते। वो दो तीन वेपर्स तो उड़ के भी जा सकते हैं बाहर, तो लेकिन वो कहता है कि फिर भी उसको एक नया फेज कंसिडर करने की वजह से आपका जो रूल है F = C - P, उसमें फेज दो हो जाएंगे, तो वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर फर्क पड़ जाता है। इट कंडीशन दैट ऑल द फेसेस ऑफ द सिस्टम मस्ट बी प्रेजेंट साइमल्टेनियसली, ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। इसमें इसकी लिमिटेशन ये क्यों है, कहता है कि अगर फेज जो है ना वो साइमल्टेनियसली प्रेजेंट होने का मतलब ये है कि उसके तीनों फेज, एक जो भी आपके पास चीज है उसके सारे फेज उस डायग्राम के अंदर होने जरूरी है। वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, लेकिन अगर कोई चीज सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड तक ही रहती है तो फिर कोई नहीं, लेकिन कंडीशंस सिमिलर कंडीशन के ऊपर, यानी जो भी प्रेशर है, जो भी टेम्परेचर है, उन्हीं कंडीशन के अंदर ग्राफ के अंदर ही आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक चीज है कार्बन डाइऑक्साइड में, लेट्स सपोज कर लेते हैं, वो अगर 4 ATM के ऊपर ही एग्जिस्ट करती हो, तो आपने जो नीचे प्रेशर का बनाया हुआ है ग्राफ, उसके अंदर सिर्फ 2 ATM तक जाता हो, तो कहता है वो वाली चीज फिर कंसिडर नहीं होती। यानी कि आपके पास प्रेशर और स्पेसिफिक टेम्परेचर के अंदर उसके सारे फेज अवेलेबल होने चाहिए, तो ये इसकी लिमिटेशन, इसलिए ये सारे के सारी चीजों के सारे कंपाउंड्स की फेज डायग्राम बनाना भी मुश्किल है। जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं तीनों फेजेस के अंदर, उन्हीं की फेज डायग्राम अवेलेबल है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ फेज रूल पढ़ा है, रिड्यूस फेज रूल पढ़ा है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट, कंपोनेंट्स, फेज और डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये तीनों चीजें क्या होती हैं, इनको जो पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने दो डायग्राम डाली हैं वो आप लोगों के लिए, अच्छा मैं एक की बता देती हूँ, एक मैं फिर पूछ लूंगी। सल्फर डाइऑक्साइड की आप लोगों ने खुद करनी है, सल्फर डाइऑक्साइड की आप लोग सर्च कर लीजिएगा, और फेज डायग्राम, और उसकी आप लोगों ने सल्फर, हाँ डाइऑक्साइड है या ट्राइऑक्साइड है, उसकी भी एक बड़ी मशहूर है, तो आपने उसकी करके देखनी है। अगर आप लोगों से सॉल्व हो जाएगी तो फिर एक दो एग्जांपल जो है ना और भेजने के बाद ना एक मैं आपके पेपर में डाल दूंगी, ठीक है। रेफरेंस, मैं आपको एटकिन की बुक से मैंने फेस रूल डायग्राम पढ़े हुए हैं, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि एटकिन से पढ़ के देख लें, ये अच्छी किताब है, इसकी बड़ी जल्दी समझ आ जाएगी आपको। और बस ये वाला जो है ना इधर से खत्म हो गया। अब आप लोग इस जो नेक्स्ट मीटिंग होगी ना उसमें नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट होगा, अब तक पूछे कुछ और पूछना है इसमें से, वरना हम, मैं इस मीटिंग को खत्म करके नेक्स्ट मीटिंग में वो वाला स्टार्ट करूँ। जी एनीवन, कितनी है इसकी, 23 स्लाइड में से किसी कहीं से भी कोई चीज समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। मैम अगर जो हम वो मिक्सर बना रहे थे हाँ अलाय वाला, जी, अगर उसका टेम्परेचर हम उससे भी लो कर दें, डाउन कर दें, जो फ्रीजिंग पॉइंट लोएस्ट वाला जो आ रहा था, तो फिर क्या इफेक्ट पड़ता है? कोई नहीं, देखो ये तो उससे कम करोगे तो वो चीज तो फिर भी सॉलिडिफाई हो जाएगी, लेकिन उससे ज्यादा करोगे तो वो चीज सॉलिडिफाई नहीं होगी, ठीक है, वो लिक्विड स्टेट में रहेगी। फायदा आपको क्या है, फायदा ये है कि आप लोग ये देख लेते हो कि मैं किस कंपोजिशन के मुताबिक चलूंगा। अब देखो ना, मेटल का फ्रीजिंग पॉइंट जो है ना, मोस्टली अगर आप लोग देखो
तो उनका फ्रीजिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट अगर उसका देखा जाए, फॉर एग्जांपल सिर्फ आयरन की बात कर ली जाए, तो मतलब उनके ऐसे होंगे कि जीरो या इसके इर्द गिर्द कहीं मौजूद होंगे। मेल्ट करना तो उनको बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। जब उनको मेल्ट कर लिया जाता है ना, तो हर दफा तो आप कंपोजिशन चेंज करके उनका ये हिसाब तो नहीं लगा सकते कि किस टेम्परेचर के ऊपर आप किस कंपोजिशन के ऊपर आपको फायदा होगा कि आप जल्दी से उसको दोबारा अलॉय बना लोगे, यानी सॉलिड फॉर्म में दोबारा ऑब्टेन कर लोगे, क्योंकि आपने फॉरेन एप्लीकेशन अगर अप्लाई करनी है। इंडस्ट्रियल में क्या होता है कि आप मतलब टाइम बचाते हो। तो कौन सी ऐसी कंपोजिशन होगी जहां पे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपके पास दोनों मटेरियल की प्रॉपर्टी भी अच्छी आ जाएंगी। अगर यूटेक्टिक मिक्सचर पर आप जो अलॉय बना रहे हो, यूटेक्टिक मिक्सचर पे जो अलॉय बन रहा है उसमें उसकी प्रॉपर्टीज ऐसी है ही नहीं जो आपके स्पेसिफिक एप्लीकेशन जिसके लिए आप लोग ये मिक्सचर ऑब्टेन कर रहे हो उसके लिए जरूरी है। मैं सरिया बनाना चाह रही हूँ, तो सरिये के अंदर जो दो सॉलिड यूज होंगे उसका जो यूटेक्टिक ये आ रहा है मिक्सचर के, उस कंपोजिशन में आयरन बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब उसको तो बहुत जल्दी क्रोजन हो जाएगी उसकी। ठीक है। तो आप लोगों ने दोनों चीजें देखनी होती हैं। सिर्फ इसको यहाँ पे इसलिए ऑब्टेन किया जाता है कि क्या इसके अंदर उन मटेरियल्स की खासियत भी रहेगी जो मुझे स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड है, नंबर एक। और नंबर दो के किस लोएस्ट टेम्परेचर पे आप जल्दी से उसको सॉलिडिफाई दोबारा कर सकते हो और ऑब्टेन कर सकते हो, ताकि आप फौरन से इसको एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल कर दें। जिस तरह आप लोग टाइम कंजप्शन को नहीं, मतलब उसकी टाइम जो लगता है ना इसकी मटेरियल फॉर्मेशन में, वो कम करते हो यूटेक्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से मिक्सचर के अंदर। मैम अगर टेम्परेचर इससे ऊपर हो तो उस पे फिर वो चीज नहीं बन रही होती? वो मेल्ट जैसे अभी रहेगा। ए और बी को मिक्स कर रहे हैं हाँ लेकिन, हाँ, अच्छा मेल्ट रहेगा, वो मेल्ट रहेगा, तो वो फिर इस सॉलिड। पॉइंट के ऊपर आके वो फ्रीज हाँ हो जाएगा? बिल्कुल। उससे ऊपर भी आप लोग उसको फ्रीज तो कर सकते हो, लेकिन उसकी फिर कंपोजिशन चेंज होगी, उसकी कंपोजिशन भी अलग होगी। आप लोग तो सिर्फ वही पॉइंट हासिल करना चाह रहे हो ना, उसका टेम्परेचर हाई कर दोगे तो मतलब आपकी मिक्सचर जो टैक्टिक है, आपने जो मिक्सचर जो टैक्टिक कंपोजिशन वाला बनाया हुआ है, बट आप लोग उसका टेम्परेचर हाई रख ले हो, तो वो मेल्ट रहेगा, वो सॉलिडिफाई नहीं होगा। और आप उसके लोएस्ट पॉइंट तक लेके आओ उसे, वो खुद ब खुद सॉलिडिफाई हो जाएगा। मैम इसके एग्जांपल में हम कैसे कंसिडर करते हैं कि कंपाउंड फेज डायग्राम बनेगा। अच्छा, मैंने आपको एक कहा ना सल्फर डाइऑक्साइड की आप लोग फेज डायग्राम नेट से निकाल के चेक कर ले, वो भी कुछ इस तरह से होगी। आप लोगों ने ये शायद देखा नहीं, मैं एक दफा आपको फिर दिखाती हूँ। ये शायद यहाँ पे देखें, दोनों में फर्क है। ये है कार्बन डाइऑक्साइड की और ये है वाटर की। ये जरा देखें नीचे सब्लिमेशन और डेपोजिशन वाले में, यहाँ पे फर्क होता है। ठीक है। एक फेस डायग्राम में ना कर्व्स होते हैं। ये देखो यहाँ पे एक टेम्परेचर बनाया हुआ है उन्होंने, ये ट्रिपल पॉइंट का है। इस ट्रिपल पॉइंट के ऊपर जो टेम्परेचर है वो है -57 डिग्री सेंटीग्रेड, ये है 5.2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और पानी, अगर आपके वाटर की बात करें, क्वांटिटेटिव नहीं लिखा हुआ, लेकिन मुझे यहाँ जहां तक याद है, मेरे ख्याल 0 डिग्री सेंटीग्रेड था इसका ट्रिपल पॉइंट का जो टेम्परेचर होता है, जहां तक मुझे याद है। लेकिन फिर भी आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, ये मुझे एग्जैक्ट नहीं याद रहा अभी। तो ये सारी चीजों में ना फर्क होता है, इनके डायग्राम में थोड़ा थोड़ा फर्क भी बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे देखो एरिया बहुत ज्यादा है लिक्विड का, और नीचे वाले में एरिया कम था। तो डिपेंड करता है कि आप सल्फर डाइऑक्साइड की भी निकाल के देखेगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या फर्क पड़ता है इनकी एक एक डायग्राम का। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फर्क मैम फिर उसको क्या सॉल्व करना है उसमें से? इसी तरह सॉल्व करके देखे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या उनके भी यही आते हैं। कंडीशंस भी देखनी होती हैं। ये देखें, यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड है, वहां पे लिक्विड और गैस, कई कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी सिर्फ सॉलिड फॉर्म यहाँ तक आती है। ठीक है। तो आप कंडीशंस देख के आप लोगों ने डिपेंड करना देखना है, डिफाइन करना है ट्रिपल पॉइंट कहाँ पे है। इन तीन का ना आप लोगों ने ट्रिपल पॉइंट याद कर लेना है, वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का, और एक सल्फर डाइऑक्साइड था या ट्राइऑक्साइड था, मैं इसका अभी आपको कंफर्म कर देती हूँ, लेकिन वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर और प्रेशर याद कर ले हर डायग्राम का। डिग्री ऑफ फ्रीडम तो अब आपको निकालना आ गया, वो मैंने कल दो चार एग्जांपल कराई थी, मुझे समझ आ गई कि आपके बच्चों आप सब बच्चों को आती है अब। तो उसकी आप टेंशन ना ले, मुझे लगता है कि आपको कोई भी चीज मैं दूंगी किसी भी तरीके का से, अब आप लोग कर लोगे वो सॉल्व।